हाँ भाई सी एंटर वालों, क्या हाल चाल। राम राम सी कार्तिक साइड से आपका। सर कैसे बात कर रहे हो आज? आपका तो स्टाइल ही चेंज हो गया, आपका लहजा चेंज हो गया। भाई करना पड़ता है ना, अब आप भी बच्चे तो आप जैसे बच्चों के लिए हमको भी बच्चा बनना पड़ता है, मुझे भी बच्चा बनना पड़ता है। अभी देखो भाई, अभी वीडियो स्टार्ट करी है, पहले शोर नहीं था, अभी जैसे वीडियो स्टार्ट करी शोर आना स्टार्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं रुकने वाले। तो वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ सी इंटरमीडिएट अकाउंट्स एंड फील्ड अकाउंट्स विद कार्तिक। हम बैक आ चुके हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, फील्ड अकाउंट्स विद कार्तिक एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ सी इंटर अकाउंट्स। एंड आज के बाद हम जो भी पढ़ाई करेंगे हमारा एक ही फोकस रहेगा कि हमको क्वेश्चंस कहां से सोल्व करने हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, लेकिन नोट्स कहां से पढ़ने हैं मैं आपको खुद के नोट्स बना के दूंगा। आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं, अभी 2-3 दिन मैं कहीं काम से बिजी था, लेकिन उसके अंदर मैंने आपके नोट्स किए तैयार एंड आज लेके आ चुका हूं आपके सामने लेक्चर नंबर 4 जो कि 24 फेब 2021 को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। एंड नोट्स कहां से मिलेंगे सर हमको? बिना नोट्स के तो क्या करेंगे हम? नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम की चैनल के थ्रू, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड इसको शेयर करना वीडियोस को यार, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मेरा जो मोटिवेशन है वो टूट जाएगा। सर आपका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट एक ही है कि मैंने आप में इंटरेस्ट लिया कि मैंने आपका अच्छा सोचा, ये मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो मेरा इसमें भाई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक ही इंटरेस्ट है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए एंड कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई हो जाए, बस मेरा एक ही इंटरेस्ट है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई। एंड अगर आपने अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले 3 लेक्चर्स देख के आओ। आप पहले लेक्चर 1 देखिएगा, लेक्चर 2 देखिएगा, लेक्चर 3 देखिएगा। सच बता रहा हूं, यू विल एंजॉय। आपको लगेगा कि यस असली अकाउंट अभी स्टार्ट हुआ है। हम आपको रटवाने नहीं आया हूं, मैं आपको यहाँ पे रट्टा लगवाने बेटा नहीं आया हूं। मेरा काम नहीं है रट्टा लगवाना। आप रट के पास तो हो जाओगे, आप एग्जाम तो पास हो जाओगे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक रहेगी कि नहीं यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज हो रही है वो क्या चीज है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा जिंदगी में आके। लोग तो मार्स तक पहुंच गए हैं, मार्स मतलब मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह की अभी कल ही फोटो आई है, जो एक रोवर है नासा का, वहां गया है, वहां का पूरा साइड दिखाया गया कि कैसे वहां पे लैंड किया, क्या वहां का सरफेस है, वहां का क्या, वहां का आपका क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट है, वहां तक पहुंच चुकी है दुनिया। तो हम अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो फील्ड से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा भैया। अब आप इंटर के बच्चे हो तो आप सीए बनना है कि नहीं बनना, सीए फाइनलिस्ट बनना है कि नहीं बनना, जोर से बोलो हाँ या ना, मैं सुन रहा हूं। स्क्रीन से मैं बाहर निकल जाऊंगा, आऊं क्या बताओ, आऊं बाहर निकल स्क्रीन से। सीए बनना है कि नहीं बनना? सर सीए तो बनना है, लेकिन सीए बनने से पहले आपको पहले सी इंटर पास करनी पड़ेगी। अगर इंटर पास करनी है आपको तो बढ़िया नंबर लेने पड़ेंगे। अकाउंट्स का टारगेट है 80+ का, हमारा टारगेट 80+ का है अकाउंट्स का। चलिए अभी हमने 3 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। हमने लेक्चर 1 में हमने लेक्चर 1 में ये पढ़ाई की थी कि गैप क्या है, गैप क्या है, गैप को कौन प्रूव करता है, अपने इंडिया में कौन कौन से गैप हैं। एक तो इंडियस है और एक एएस है। इंडियस आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में अब ज्यादा नहीं करने वाले हम लेक्चर में डिस्कस। तो इंडियस हमारे में नहीं है, एएस है। एएस को कौन बनाता है? आईसीएआई अप्रूव कौन करता है? एमसीए सेंट्रल गवर्नमेंट की विंग अप्रूव करती है उसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं उसको अभी हमने प्रोसेस आपके सामने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आईएफआरएस क्यों आया, आईएएससी क्या है, आईएएसबी क्या है, आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है, कितने आईएएस हैं, कितने आईएफआरएस हैं, टोटल बन गए 39 बन गए। हमने प्रॉपर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि रोड मैप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों है, व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉरी व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने ये भी पढ़ा था कि एएस की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियस का रोड मैप, जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा वो एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल की बिल्कुल। उसके बाद में हमने पढ़ा कि फ्रेमवर्क क्या है। मैंने आपको बताया गैप का मतलब क्या है। गैप का मतलब वो है जर्नल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। किसको ध्यान में रखनी है? बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी को। वाइल किसके लिए? वाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाएगी, उसको क्या करेगी? बनाएगी, उसको क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी। हमने पढ़ा था एंड हमने उसी के लिए क्या पढ़ा? फ्रेमवर्क पढ़ा, क्योंकि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी बातों की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। उसका आधार, उसका बेसिस कौन है? फ्रेमवर्क। उसका आधार, उसका बेसिस कौन है? फ्रेमवर्क। हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था? फ्रेमवर्क पढ़ा था। आपको समझाया गया था कि जो फ्रेमवर्क है वो एक आधार है, वो एक बेसिस है। क्या है वो? एक नॉर्मल जर्नल प्रिंसिपल्स
आपके जो आपको यूज करने हैं वाइल क्या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको तैयार करने से पहले आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी। एंड अगर फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ बातें आती हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, मतलब एएस कुछ और बोल रहा है और जो आपका फ्रेमवर्क है वो कुछ और बोल रहा है, तो किसकी बात मानी जाएगी? तब आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ही बात मानी जाएगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि किसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर ही हमने ये पढ़ा था कि कंपोनेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। हमने कंपोनेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हमने 4 कंपोनेंट पढ़े। पहला कंपोनेंट क्या था? पहला कंपोनेंट था बैलेंस शीट। पहला कंपोनेंट क्या था? बैलेंस शीट। दूसरा कंपोनेंट क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा कंपोनेंट क्या था? कैश फ्लो। चौथा कंपोनेंट क्या था? नोट्स विच शोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड हमारे एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स। ये हमारे क्या थे? कंपोनेंट्स थे। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ट्रू एंड फेयर व्यू। हमने क्या पढ़ा? ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन उससे पहले भी क्या पढ़ा? हमने यूजर पढ़ा था, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं प्रिपेयर, वो किसके लिए होती हैं प्रिपेयर? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों होती हैं? फॉर द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन। कौन लेता है इकोनॉमिक डिसीजन? यूजर्स लेते हैं। अब यूजर क्या होते हैं आपको पता ही है, गवर्नमेंट होती है, इन्वेस्टर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, लेंडर्स होते हैं, आपकी पब्लिक होती है, बहुत सारे आपके कस्टमर्स होते हैं, आपके वेंडर्स होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सारे के सारे यूजर होते हैं। एंड आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। किस का? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। फाइनेंशियल पोजीशन क्या था? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। एंड कैश फ्लो, तो कैश फ्लो है ही है। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पार्ट्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक जो भी हमने पढ़ी थी वो क्या क्या थी? 5 थी ना। असेट क्या था, लाइबिलिटी क्या था, इनकम क्या था, एक्सपेंडिचर क्या था, इक्विटी क्या था, ये भी हमने डिटेल्ड में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मेजरमेंट बेसिस। किसके अंदर? फ्रेमवर्क के अंदर। ध्यान रखना सीए को भी नहीं पता होता, 4 ही बेसिस है। पहला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा क्या है? करंट कॉस्ट। तीसरा क्या है? रिलायजेबल वैल्यू। एंड चौथा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कैपिटल मेंटेनेंस। हमें अपनी कैपिटल को बेटा मेंटेन करना है। मतलब कैपिटल कैसे मेंटेन होगी? जब हमारी क्लोजिंग इक्विटी में से माइनस कर देंगे ओपनिंग इक्विटी, जिसका जो रिटेन्ड प्रॉफिट है या तो वो ज्यादा आए और या वो 0 हो जाए, तब भी हम मानेंगे भी कैपिटल मेंटेन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने क्लोजिंग इक्विटी में से ओपनिंग इक्विटी माइनस कर दी एंड हमारा जो रिटेन्ड निकला, क्या निकला? प्रॉफिट, अगर वो या तो एक्सेस हो गया या 0 भी रहा, मतलब कि एटलीस्ट हमने कुछ खोया नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी कैपिटल को मेंटेन रखना है। मतलब हमारी ओपनिंग कैपिटल एंड अगर हम कंपेयर करेंगे क्या? क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम हुई, दैट्स मींस हमने अपने असेट को खो दिया, हमने अपने असेट को कम कर दिया। हम पे नहीं कर पाएंगे सामने किसी बंदे को, क्योंकि असेट का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ाया था आपको, असेट का मतलब होता है जैसे जैसे आपके असेट इंक्रीज होंगे आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे असेट आपके इंक्रीज होंगे आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपकी लाइबिलिटीज कम होंगी आपकी जो इक्विटी है वो बढ़ेगी। तो अगर रिटेन्ड प्रॉफिट हमारा 0 आ गया या तब भी मेंटेन है, लेकिन अगर हमारा रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया, दैट मींस हमारी कैपिटल मेंटेन नहीं है, हमें इसे मेंटेन करना पड़ेगा कैसे भी करके। एंड उसके भी 3 मेथड थे। पहला मेथड क्या था? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर। एंड थर्ड क्या था? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, मैंने आपको पूरी समरी दे दी इन 3 लेक्चर्स के अंदर। ओहो चार्ज नहीं है भाई, 1 सेकंड बेटा, ये चार्ज नहीं है, पता नहीं क्यों चार्ज नहीं है, थोड़ा सा होगा आपको फील, 1 सेकंड का आपको थोड़ा सा फील होगा डिस्टर्बेंस। लेट्स वेट अ मिनट। आप इतने याद करने की इसलिए मैंने आपकी थोड़ी सी रिवीजन करवाई, ताकि मैं नहीं चाहता कि कुछ आपकी दिक्कत आए स्टडी के अंदर।
एंड बेटा एक चीज ध्यान रखना यार कि आपको ना थोड़ा सा रिवाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना आपकी पावर भी इंक्रीज होती है एंड आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज करानी है मुझे। आपको रटवाना नहीं है यार, मजे से पढ़ो यार। कौन कौन मना कर रहा है कि आपको नहीं पढ़ना? आपको ज्यादा टेंशन लेनी है, कोई नहीं बोल रहा आपको। आप थोड़ा सा फील से पढ़िए, थोड़ा सा इंजॉयमेंट से पढ़िए, जिससे आपको भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। चलिए लेक्चर नंबर 4, होपफुली आपने कॉपी की होंगी तैयार। कॉपी जरूर तैयार करना। किसकी कॉपी? एक तो आपको अपने नोट्स खुद लिखने हैं, मैं भी आपको नोट्स दूंगा लेकिन आपको भी अपने नोट्स खुद लिखने हैं, एंड एक फेयर कॉपी जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि पेपर यहीं से पूछता है, पेपर बाहर से नहीं पूछेगा। चलिए आज क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे सर अभी तक हमने ये पढ़ लिया जो पढ़ लिया, लेकिन अब हमारा बेसिस क्या है, हमारा आधार क्या है? हमारा आधार है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारा आधार, हमारा बेस, हमारा ज्ञान, हमारी भाषा, सब कुछ क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर पाते। लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूं एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। बेटा ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, देखिए ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है पूरी की पूरी। मैंने कंपोनेंट की बात की थी, कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट क्या था? बैलेंस शीट। आपको आपकी एनुअल रिपोर्ट कोई नहीं दिखाएगा। सीए फाइनल तक में कोई भी फैकल्टी एनुअल रिपोर्ट नहीं दिखाता, मैं तो आपको इंटर में दिखा रहा हूं। ये किसकी रिपोर्ट है? एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप हमारे सिलेबस में एएस एप्लीकेबल है। ये देखिए इन लैक्स। कभी सोचा था आपने किसी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस 417173.61 मतलब 4,17,173 लैक्स। ये सिर्फ नहीं है बेटा, ये लैक्स में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 417,173,61,000। इतने इस कंपनी के रिजर्व हैं। सर हमें बताओ कितने करोड़ के रिजर्व हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 4171 करोड़ के, लगभग 4180 करोड़ के इस कंपनी क्या है? रिजर्व है बेटा। तो ये देख सकते हो आप बैलेंस शीट कैसे कैसे है। पहला है कंपोनेंट, पहला पार्ट क्या था? बैलेंस शीट का। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट इतनी। सर ये कैसे बनी कैसे नहीं बनी, कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं सोचना। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि यस जो हम बातें स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिकली काम की हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपोनेंट होता है ना, बिल्कुल सर। ये रहा पी एंड एल आपका, प्रॉपर का प्रॉपर पी एंड एल। देखिए पी एंड एल। थर्ड क्या था आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने हाजिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कंपनी के साइन, कंपनी के सीएफओ के। फोर्थ क्या था? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखिए नोट्स आ गए ना। एंड इसमें क्या था? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सर वो कहां पे शो होंगी, वो कहां पे शो की जाएंगी? सर ये नोट्स है, मैंने क्या था? नोट्स। ये सारे नोट्स आ गए, ये देखिए नोट्स हैं ये सारे। रुकिए अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपको शो की जाएंगी पूरी प्रॉपर की प्रॉपर। ये सब नोट्स हैं बेटा, सब नोट्स हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए बेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैंने कहा था ना आएंगी। ये देखिए मतलब ये भी कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज, समझ गए ना? ये कैसे बनी है? ये बनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ये देखिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। बताया था ना आपको 4 मेजरमेंट बेसिस होते हैं। कौन से? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का बना लिया इसने। देखिए ये देखिए बेटा। एंड सेकंड एक्रूअल बेसिस। हालांकि डिस्क्लोजर देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन तब देना कंपलसरी है जब वो उससे नहीं बना रहा। एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स एंड लिक्विडिटी डैमेज वेयर द एग्जैक्ट क्वांटिटी कैन नॉट बी असर्टेन। कहता हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो किससे बनाए हैं? एक्रूअल बेसिस से बनाए हैं। लेकिन इन 2 केसेस में, एक्सेप्ट इन 2 केसेस में, इंश्योरेंस क्लेम में एंड लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि हम उसकी अमाउंट
अमाउंट असर्टेन ही नहीं कर सकते। मैंने कहा था नॉर्मली आपको यूजर्स को एस्टिमेट करना है, ये अकाउंटिंग की फंडामेंटल अजम्पशन है कि हमको 3 बातें तो ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या था, गोइंग कंसर्न, सेकंड क्या था, एक्रूअल बेसिस, थर्ड क्या था, कंसिस्टेंसी। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, कुछ चेंज होता है तो हमें उसका डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, तो यहां पे उसका डिस्क्लोजर डाल दिया गया। देखिए आप समझ रहे हैं, प्रॉपर की प्रॉपर बातें प्रैक्टिकल हैं, कोई हवा में खेल नहीं चल रहा, हमने तीर कमान मार दिया और वो हो ऐसा नहीं चल रहा, प्रॉपर की प्रॉपर लॉजिकल बातें हैं। चलिए हम अपनी बात पे आते हैं, इसको बंद करते हैं। मेरा काम था आपको समझाना थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस ऐसी हैं, अगर हम अभी थोड़ा हमारा माइंड थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा ना तो हमको कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी, कोई भी नहीं हमको रोक सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात चल रही थी, हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सर ये तो बताओ ना सर, आप एएस की आपने माला लगा दी, हमें कोई नहीं पढ़ाता इतने एएस। सर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अरे आनंद आता है पढ़ के यार, क्या बताऊं, आपको पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे भी इतना आनंद आता है आपको पढ़ा के एएस। अब सर बात आती है सर एएस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में तो बता दो ना सर। सर एएस की अप्लाई कहां होगा ये तो बता दो, किस किस कंपनी पे एएस अप्लाई होगा ये तो बता दो। आपने इंडियस का तो समझा दिया कि इंडियस का ये रोड मैप है, ऐसे है वैसे है, लेकिन भैया जैसे इंडिया सब पे अप्लाई नहीं होता, वैसे भी एएस सब पे अप्लाई नहीं होता, हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आप हमें गोली दे रहे हो, अब गोली नहीं चलेगी सर, अब हमको बताना पड़ेगा आपको कि एएस किस किस पे एप्लीकेबल है। हम समझदार हो गए हैं, अब हम फाउंडेशन वाले नहीं रहे। तो क्या मतलब सर, क्या फाउंडेशन के बच्चे समझदार नहीं होते? अरे बेटा बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं फाउंडेशन के, अभी आप एक्स्ट्रा समझदार हो गए हो, आपका माइंड बढ़ चुका है। अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि हमें एएस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताओ, हमें जानना है, हमें पढ़ना है, हमें तो सर सीखना है, और हम ऐसा सीखेंगे आपसे कि हम दूसरों को भी सिखा सके, हम दूसरों को भी अपनी नॉलेज को इंपार्ट कर सकें। तो सर एएस की एप्लीकेबिलिटी, हाँ बच्चा बिल्कुल सही कहा कि एएस हर कंपनी पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एएस कितने हैं, एएस टोटल एएस कितने हैं, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले कितने हुआ करते थे सर, 29। 2 एएस को एमसीए ने, एमसीए के पास ही पावर है और किसी के पास तो पावर है नहीं, तो एमसीए ने चुपके से 2 एएस को विड्रॉ कर लिया था, हटा लिया था, तो बने कितने 27। मतलब आज की तारीख के अंदर हमारे पास कितने एएस हैं, 27 एएस हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, हमें जान के खुशी हुई, उत्साह हुआ। लेकिन अभी ये बताओ सर एएस किस किस पर एप्लीकेबल है, क्योंकि सर इतना हम भी जानते हैं, हम भी इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि एएस हर कंपनी पे तो अप्लाई हो नहीं सकते। सर कंपनी की बात छोड़ो सर, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, चार्टेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा कुछ है। एएस की सर एप्लीकेबिलिटी कहां कहां होगी हमें बताओ। तो आज का हमारा चैप्टर बेटा यही है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको भरपूर मजा आने वाला है, भरपूर मजा आएगा ये पढ़ के। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एएस किस किस पे अप्लाई होते हैं, बेटा सच बताऊं तो ये मुझे भी नहीं पता था, ये पहले मुझे भी नहीं पता था एएस किस किस पे अप्लाई होते हैं, मैंने अभी सीखा है, सच बता रहा हूं, मैंने अभी सीखा है इसको कि एएस किस किस पे अप्लाई होते हैं। नॉर्मली किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप पूछने जाओ ना एएस किस पे होता है अप्लाई, उसको नहीं पता होगा एएस किस किस पे अप्लाई होता है, ये आपको पता है बेटा। आप महान हो, आप शक्तिमान हो, आपको पता लग गया कि एएस किस किस पे अप्लाई होता है। चलिए बैक टू नोट्स, अब हमारे नोट्स पे आ चुके हैं एप्लीकेबिलिटी के। बेटा नोट्स आपके लिए बने हैं, प्रॉपर के प्रॉपर नोट्स आपके लिए बने हैं, इसको आपको प्रिंट आउट करना है। इस नोट्स का आपको कंफर्म प्रिंट आउट चाहिए, जब तक नहीं है प्रिंट आउट काम नहीं बनने वाला, क्योंकि हम बहुत सी बातें यहाँ पे नोट करने वाले हैं, बहुत सी बातें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है चलिए, क्या था बेटा हमारा फील अकाउंट्स विद कार्तिक। हमारा टैगलाइन तो क्या है, फील अकाउंट्स। और मेरे साथ अकाउंट्स को फील करो एंड बिलीव इन एक्सीलेंस, एक्सीलेंस पे बिलीव करो, सक्सेस काबिल बनो। काबिल बनना है हमें, रटना नहीं है, हमें कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना, हमें समझ के रट्टा मारना है। रट्टा मारना भी पड़ेगा लेकिन समझ के रट्टा मारना, क्योंकि वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक है चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
सर एएस किस किस पे अप्लाई होता है, क्योंकि हमको जानना बहुत जरूरी है। सर एएस करने से पहले हमने मीनिंग समझ लिया, एएस क्या होता है, आया क्यों, कैसे बनता है, क्या कंपैरिजन है, क्यों हमें इंडेस की जरूरत पड़ी। सर वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि एएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, हमको तो सीखना है एएस। अब पहला सवाल एएस पढ़ने से पहले कि सर एंटरप्राइजेस क्या, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपका सीए बनने वाले हो, आप तो एक्सपर्ट हो। सीए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी आपसे रेगुलेटर हमसे जब ना साइन करवाता है तो ये मानते हैं कि हम एक्सपर्ट लोग हैं। वो ये मानते हैं कि वो यार एक्सपर्ट, हम एक्सपर्ट हैं। तो अगर हम एक्सपर्ट हैं और हमारी मेन फील्ड क्या होती है, ऑडिट की, अकाउंट्स की, टैक्स की, तो आप हमारी मेन फील्ड क्या का एक पार्ट है अकाउंट्स। अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप एक्सपर्ट बनने वाले हो फ्यूचर के अंदर। तो अगर हमको फ्यूचर में ही एक्सपर्ट बनना है तो हम आज ही मान लेते हैं हम एक्सपर्ट हैं, हमें तो फ्यूचर में एक्सपर्ट बनना ही बनना है। तो फ्यूचर ही क्यों सोचे, हम तो आज ही बोलते हैं कि यस वी आर एक्सपर्ट। तो यार एक्सपर्ट हमसे पूछ लो एक्ट को कैसे पढ़ना है, हम आपको बताएंगे, हम सीए हैं, हम आपको बताएंगे। चलिए एंटरप्राइजेस, सर एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, मतलब एंटरप्राइजेस कुछ भी हो सकता है। एंटरप्राइजेस का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं होता, एंटरप्राइज का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं होता, वो कुछ भी हो सकती है। वो एक कंपनी भी हो सकती है, वो एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, एक छोटी सी दुकान भी हो सकती है, छोटा सा ठेला भी हो सकता है, छोटी सी रेडी भी हो सकती है, या कुछ हो भी नहीं सकता। समझ रहे हो ना, या कोई आपका मंदिर हो सकता है, उसके अंदर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खुल गया, या आप लोगों को खाना बांट रहे हो, आपकी वो कंपनी है। एंटरप्राइज का मतलब कुछ भी, मतलब एंटरप्राइज का मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी चीज, कुछ भी आपका जो काम कर रहे हो। एंटरप्राइजेस टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। हम आपसे सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस किस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं, ये हमारा सवाल है। ठीक है बेटा, अगर आपका सवाल है तो उसका जवाब देना मेरा फर्ज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंटरप्राइजेस, कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई, कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएंगे किसी भी एंटरप्राइज के ऊपर, किसी भी एंटरप्राइज के ऊपर, वेदर ऑर्गेनाइज इन कॉर्पोरेट, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो कॉर्पोरेट के अंदर। कॉर्पोरेट का मीनिंग बेटा होता है कंपनी, और कंपनी का मीनिंग कहां पे लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनी का मीनिंग क्या, कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है, कंपनी। आपको पता ना, लोग बोलते हैं मैं कॉर्पोरेट जॉब करूंगा, मैं कॉर्पोरेट जॉब करूंगा। वो कॉर्पोरेट जॉब का मतलब होता है भाई वो कंपनी में जॉब करेगा। समझ गए ना, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी। वेदर ऑर्गेनाइज इन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर फॉर्म्स। कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंटरप्राइजेस, कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी एंटरप्राइज में अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो मतलब कंपनी हो, या कोऑपरेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, कुछ भी हो गई, या अदर फॉर्म। अदर फॉर्म का मतलब है पार्टनरशिप हुआ, अदर फॉर्म का मतलब है पार्टनरशिप हो गई, छोटी सी हमारी छोटी सी शॉप हो गई, छोटी सी दुकान होगी, कुछ भी होगी। अगेंस्ट वो क्या है, अगेंस्ट मतलब उसके अंदर काम कर रही हैं, किसके अंदर, कॉमर्शियल, जो कंपनियां कॉमर्शियल में काम करती हैं, जो कॉर्पोरेटिव कॉमर्शियल में है, जो अदर फॉर्म है कॉमर्शियल में है, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी, जो भी चीज या तो कॉमर्शियल में है या इंडस्ट्रियल में है या बिजनेस एक्टिविटी में है। वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, चाहे उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना हो या ना कमाना हो, एंड इवन उसके साथ साथ इफ एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, चाहे वो एक चैरिटेबल का काम कर रहे हो, चाहे वो दान का काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ धर्म का काम कर रहे हो। अगर एंटरप्राइजेस, आज से हम बोलेंगे एंटरप्राइजेस, अगर एंटरप्राइजेस अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब वो काम कर रहा है किस नेचर का, कॉमर्शियल नेचर का, इंडस्ट्रियल नेचर का, या कोई बिजनेस एक्टिविटी, चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या ना कमाना हो, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएंगे, वो उस जगह पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएंगे। समझ गए ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां एंटरप्राइज पे अप्लाई हो जाते हैं, उस एंटरप्राइज पे अप्लाई हो जाते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है, काम करना होता है। कौन सा काम, जो कॉमर्शियल है या जो इंडस्ट्रियल है या कोई बिजनेस एक्टिविटी, चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या ना कमाना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मेन हथियार क्या है,
कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी। अगर इनमें से कोई भी एंटरप्राइज ये काम करता है तो उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो या ना कमाना हो। ठीक है, चलो कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउएवर डू नॉट अप्लाई टू एंटरप्राइजेस। कहता रुको 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 रुको, कहता लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस एंटरप्राइज पे अप्लाई नहीं होते, डू नॉट अप्लाई। ओके ग्रेट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउएवर डू नॉट अप्लाई टू एंटरप्राइजेस, उन एंटरप्राइज पे सोली कैरिंग, जो सिर्फ मतलब और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ यही काम करते हैं, ऑन द एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज विच आर नॉट कॉमर्शियल। क्या ऊपर क्या बताया था, ऊपर यही बताया था यहाँ पे कि जो भी बंदा कोई कॉमर्शियल काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल काम कर रहा है, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी एंटरप्राइज है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम कर रहा है कि जो ना तो कमर्शियल हो, ना तो इंडस्ट्रियल हो और ना तो कोई बिजनेस नेचर का हो, उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है? एग्जाम्पल एन एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग डोनेशन एंड गिविंग देम टू फ्लड अफेक्टेड पीपल। आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस नहीं, आपका एक ही काम है कि आप किसी से पैसा ले रहे हो और जो सामने वाले बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इसके अंदर कौन सा नेचर हुआ? क्या ये कोई कॉमर्शियल काम है? नहीं सर। क्या ये कोई इंडस्ट्रियल काम है? नहीं सर। या कोई बिजनेस एक्टिविटी? नहीं सर। हमारा तो सिर्फ एक ही काम है कि हम तो सामने वाले से पैसा लेते हैं और हम उसको बांट देते हैं, हमारा बीच में कोई काम नहीं है। या मेरा काम है कि मैं गरीब बच्चों को खाना खिलाता हूं, या जो जिनको पैसा नहीं है उनको मैं काम देता हूं, कुछ भी देता हूं, तो उस पे मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किए जाएंगे। आप एक बात रट लो, अपने माइंड में फिट कर लो, उसको तो सीने से लगा लो। इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके लिए रिक्वायरमेंट है। क्या है बेटा, क्या है बच्चा, क्या है मेरे भाई, मेरे नाती की अगेंस्ट इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज। जो चीज इसके अंदर फंस गई, कोई भी एंटरप्राइजेस, उस पे एएस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, जो सिर्फ सोली कैरिंग, मतलब वो सिर्फ ऐसा काम कर रहा है विच आर नॉट, जो कि कॉमर्शियल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, ना ही बिजनेस की, ना ही बिजनेस वाली है, उस पे एएस अप्लाई नहीं किए जाएंगे। समझ गया ना? ये सेम वही बात लिख रहे हैं। कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, कहता है उस एंटरप्राइज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी से मतलब उस पे एएस कभी अप्लाई नहीं हो सकते। वुड बी परमिसेबल ओनली, जब वो तभी होगी इफ नो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, मतलब कोई भी पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये बार बार क्यों बोल रहा है? वो बार बार इसलिए बोल रहा है बेटा, ध्यान रखो, अपनी सोच को माइंड करो। ये क्यों बोल रहा है? ये क्यों बोल रहा है इफ नो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी? ये क्यों बोल रहा है इफ नो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी? इसलिए बोल रहा है कि अगर एक छोटा सा भी पार्ट, अगर 1% भी, अगर आधा % भी आपका जो काम हुआ एंटरप्राइज का, अगर वो कॉमर्शियल हुआ या इंडस्ट्रियल हुआ या बिजनेस का हुआ ना, तब पूरे के पूरे पे एएस लग जाएंगे। मतलब सर आपकी एक संस्था है, आपका एक एनजीओ है जिसमें आप 99.9% ऐसा काम कर रहे हो कि आपके पास पैसा आया, आपने बांट दिया, लेकिन 0.1%, 1% भी नहीं, 0.1% छोटा सा हिस्सा आपने किया क्या? आपने कुछ सामान बेच दिया जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया। आपने कुछ सामान बेच दिया अपने एनजीओ की साइड से जिससे आपको कुछ ना कुछ क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो उसमें किसमें फंस गया? ये बिजनेस नेचर में आ गया। किसका? छोटा सा पार्ट भी, तब भी बेटा पूरे के पूरे एनजीओ पे 100% एक्टिविटी पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो जाएंगे। मतलब कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब अप्लाई नहीं होंगे जब 100 का 100% ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस इज नॉट कमर्शियल, नॉट इंडस्ट्रियल और नॉट बिजनेस इन नेचर। तो यही बात लिखी है इस पॉइंट के अंदर। इवन इफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द एक्टिविटी, अगर एक छोटी सी प्रोपोर्शन, इतना सा भी, इतू सा भी, सर इतू सा भी, सर इतू नहीं, इतू सा भी, सर इससे भी छोटा, इतू सा भी,
ये हाँ बेटा, हाँ हाँ इत्तू सा भी। सर ये तो अन्याय है, ये तो घोर घोर अन्याय है। हाँ जाओ तारीख पे तारीख लो लो, तारीख पे तारीख, फिर आप ऐसे ही बोलोगे कोर्ट में जाके, सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होना कुछ नहीं है। कोर्ट तो यही बोलेगा, वी कांट डू एनीथिंग एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006 रूल्स, वी नीड टू फॉलो। तो यस, आप पे लग जाएगा। ये लाइन वही है, इफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज वर कंसीडर टू बी कॉमर्शियल, अगर छोटी सी भी कंसीडर हो गई कॉमर्शियल, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड अप्लाई टू ऑल, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए बेटा आपके लिए मैंने तो मेन चीजों को अंडरलाइन भी किया हुआ, उसको बोल्ड भी किया हुआ आपके लिए। चलिए चलिए सर एक बात बताइए, अब एक सवाल हमारे माइंड में उठा, क्या उठा बेटा? सर अभी हमें इतना नहीं पता, लेकिन हम दूर की सोच रहे हैं, बताइए क्या सोच रहे हो बेटा? अब सर मान लो आप बेटा मुझसे बोल रहे हो, मान लो सर एक कंपनी है, ठीक है बेटा, मान ली कंपनी है, ठीक है, आगे बोलो सर। कंपनी एक्ट, आपको पता ना, आप इंटर में आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। कंपनीज एक्ट ने ना अपनी एक्ट के अंदर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, क्या चीज लिखी हुई है कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। ये किसने लिखा? कंपनी एक्ट 2013 ने लिख दिया कि कंपनी को तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। उसको कौन बनाएगा? कंपनी की जो सर टीम है ना, जो कंपनी की है मैनेजमेंट, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल है मैनेजमेंट, सर वो बनाएगी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो एंड नोट्स। सर ये कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। मतलब सर इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी हुई, उसको तो अपने अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे, उसको तो अपने अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे। सही बात है बेटा, बनाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। लेकिन सर अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अब बोलो बोलो कहां गए? पार्टनरशिप फर्म है सर, हाँ सर उसमें कहां लिखा है? हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आए सी फाउंडेशन के अंदर सर, उस पार्टनरशिप फर्म के एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आपको उसमें तो सर, बल्कि ये भी लिख दिया कि अगर आपकी इच्छा है आपको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड भी होना है कि नहीं होना। उसमें तो ये भी लिख दिया कि डीड कंपलसरी नहीं है, उसने तो ये भी लिख दिया कि डीड कंपलसरी नहीं है। जब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म इंडिया एएस क्यों कंप्लाई करेगी? सर मेरे मुंह से ना बार बार क्यों क्यों निकलता है इंडिया, क्योंकि मैं सीए फाइनल को करता हूं टीच, एंड इंटर को मैं कर रहा हूं अब टीच, तो दिक्कत आ जाती थोड़ी सी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एएस ही बोलूं, ठीक है ना। अगर गलती से फ्यूचर में इंडियस निकल जाए तो एएस समझना, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म की बात चल रही है सर, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, वहां कुछ लिखा हुआ सर, पार्टनरशिप फर्म के एक्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को या उसके पार्टनर्स को बुक्स बनानी कंपलसरी है। तब उस पे एएस कैसे अप्लाई होगा? बताओ ना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म वाला तो ये साफ साफ बोल देगा, जा मैं नहीं बनाता, एएस के अंदर जो करना है कर ले, मैं कंप्लायंस नहीं करता। कंपनी वाला बंदा तो फंस गया, क्यों? क्योंकि वो क्यों फंसा? क्योंकि वो तो कंपनी एक्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कंपनी एक्ट के अंदर है। अगर वो अकाउंट्स नहीं बनाएगा तो उसका जो कंपनी का लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है। और ऐसी ऐसी बहुत सी बातें आती हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, फलाना एक्ट हो गया, ये एक्ट हो गया, सर उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ। इसको लॉ में क्या बोलते हैं? स्टैच्यू। लिख लो स्टैच्यू, लिख लो कॉपी पे, स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब होता है लॉ, कानून, मतलब जहां भी बात लिख दी कानून ने आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एस क्या बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म का जो भी लॉ है, जो भी एक्ट है, ही कांट मैंडेटरी टू द पार्टनर्स, की पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ये मैंडेट नहीं होता कि आप उसके अकाउंट्स को हर साल बनाओ। तो इसमें कैसे लगेगा? ये क्या बोलता है? एक ही बात बोलता, देखो कहता वेयर द स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब क्या बताया था? लो। जैसे कंपनी के लिए कंपनी लो, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट हो गया। कहता वेयर द स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब होता है लो, गवर्निंग द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है, जो उसकी देखरेख करता है, क्या? कानून। डज नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पार्टनरशिप फर्म तो कुछ भी नहीं बोलता। एंड कंपनी एक्ट के अंदर एक और बात लिखी हुई है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तैयार करने ही पड़ेंगे, एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई भी करने चाहिए।
एंड वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका कंप्लाय भी करना चाहिए। ये कौन लिखता है? कंपनीज एक्ट लिखता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं लिखता। दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज द पार्टनरशिप फर्म। यहां रुक गया। कहता है कि बताओ उस केस में क्या करोगे। ये क्या बोलता? द मैंडेटरी स्टेटस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लाइज दैट, वो स्टेटस ये बोलता है कि दैट इन डिस्चार्जिंग द अटेस्टेशन फंक्शंस द मेंबर्स, क्या बोलता? नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म के अंदर वैसे तो एक्ट नहीं बोलता कि एएस अप्लाई होने चाहिए, लेकिन सी इंस्टीट्यूट क्या बोलता, आईसीएआई क्या बोलता, या गवर्नमेंट क्या बोलती कि अगर कोई भी मेंबर, किसका मेंबर? सी इंस्टीट्यूट का, या कि मैं या आप बनने वाले हो, जब आप उसकी बैलेंस शीट पे, जब भी आप कोई भी चीज पे, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, या कोई भी हो, साइन करोगे, मतलब अटेस्ट करोगे, उसको साइन करोगे, द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सीए आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, आपको ये देखना कंपलसरी है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बोलता? कहता पार्टनरशिप फर्म को तो वैसे तो एएस का कंप्लायंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब कोई भी सीए मेंबर, जब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पार्टनरशिप फर्म के उसको अटेस्ट करेगा, उसकी ऑडिट करेगा ना, तब वो हक किसका है? वो राइट मेंबर का है। वो सीए को देखना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चेक करना है कि जो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। ये पार्टनरशिप की बात नहीं आती कोई भी चीज, मतलब जहां पे लॉ नहीं बोलता कि आपको एएस से कंप्लायंस करना मैंडेटरी है, तो आपको सीए को ये ध्यान रखना है बातें कि भैया आपको उसको चेक करना पड़ेगा, कोई भी चीज को चेक करने के लिए क्या वो चीज इन कंप्लायंस विद एएस है या नहीं है। ओके, ठीक है, ये हमने समझ लिया, अच्छे से रीड कर लिया कि उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं। ओवरव्यू देखिए, ओवरव्यू सर इसका मतलब क्या है? इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। हिस्ट्री ये है बेटा कि क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के लिए द आईसीएआई मतलब सी इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैड अर्लियर इशूड एन अनाउंसमेंट। अब सी इंस्टीट्यूट बोलता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो 27 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो 27 हैं, सब पे हम हर एएस अप्लाई नहीं कर सकते। तो आईसीआई ने किया क्या? एक अनाउंसमेंट की, आईसीआई ने एक अनाउंसमेंट की। क्या, किसके लिए अनाउंसमेंट की? कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसके लिए अनाउंसमेंट की? किसने की? आईसीआई ने। किसके लिए की? कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑन किस चीज के लिए? For criteria for classification of entity and applicability of accounting standards। मतलब सी इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट करी, किसके लिए अनाउंसमेंट करी? सी इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट करी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब कि सी इंस्टीट्यूट बोलता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन उसके लिए भी हमने उसकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया, हमने एंटिटी को भी डिवाइड कर दिया। कहता है कि एएस अप्लाई तो होंगे, लेकिन भैया उसके लिए भी हमने कुछ पार्ट बना रखे हैं कि ऐसे नहीं कि 27 के 27 एएस हर बंदे पे होंगे अप्लाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। अगर सभी पे पूरे के पूरे एएस अप्लाई हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं तैयार करेंगे तो उनका बर्डन भी कम हो जाए एंड हम उसको बांट भी दें। कौन बोलता? सी इंस्टीट्यूट बोलता। तो उसने अपना एक अनाउंसमेंट निकाल ली। क्या, अब क्या था उसके अंदर? वो क्या बोलता कि एज पर द अनाउंसमेंट, उस अनाउंसमेंट के अंदर एंटिटी को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस अनाउंसमेंट के अंदर एंटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें लिख दिया लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज एंड लेवल 3 एंटिटीज। समझ गए ना कि उस अनाउंसमेंट के अंदर सी इंस्टीट्यूट ने क्या किया? एंटिटीज को 3 पार्ट में कर दिया डिवाइड, एक लेवल 1 एंटिटी, एक लेवल 2 एंटिटी, एक लेवल 3 एंटिटीज। सी इंस्टीट्यूट ने इशू किया नोट, किसका? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
ऑन द एंटिटीज, ऑन द एंटिटीज, एंटिटी की बात हो रही है, तो एंटिटी के अंदर कुछ भी आ सकता है, कंपनी भी, पार्टनरशिप फर्म भी, बैंक भी, इंश्योरेंस वाले भी, कोई भी चीजें। लेवल 1 एंटिटीज, अब 3 एंटिटी थी, एक तो लेवल 1 एंटिटी, एक लेवल 2 एंटिटी और एक लेवल 3 एंटिटीज। ये तो समझ आ गया आपको। लेवल 1, सर ये लेवल 1 का क्या है, क्या बोलते हैं, पर्पस क्या है लेवल 1 का? बेटा पर्पस एक ही है कि हर एंटिटी पे सारे के सारे एएस अप्लाई नहीं हो सकते। एंड देखा जाए तो हर एंटिटी पे जो छोटी कंपनी है, जो बहुत ही छोटी कंपनी है, जो बहुत ही छोटी चीजें हैं, ये जो बहुत ही छोटी फर्म है, उस पे बेटा सारे के सारे एएस तो अप्लाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सारे के सारे एएस अप्लाई हो गए तो बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सारे के सारे तो उन पे अप्लाई होने चाहिए जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या थोड़ी सी भी ठीक है, उन पे हम सारे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम छोटी सी कंपनी है, छोटी सी मेरी फर्म है, मान लो मेरा खुद का बिजनेस है वो 1 लाख रुपए का 1 साल का, तो उस पे हम सारे के सारे एएस थोड़ी अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही सी इंस्टीट्यूट बोलता कि हमने एंटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या था, लेवल 1 एंटिटी, दूसरा पार्ट क्या था, लेवल 2 एंटिटी, थर्ड पार्ट क्या था, लेवल 3 एंटिटी। 3 लेवल में उसको डिवाइड कर दिया, किसने, आईसीएआई ने। अब सर लेवल 1 एंटिटी का मतलब क्या होता है, क्या बोलता है, लेवल 1 एंटिटी एज पर सेड अनाउंसमेंट जो सी इंस्टीट्यूट ने की थी, कहता लेवल 1 को आपको क्या मानना है, नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। कहता जो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज नहीं है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज नहीं है। एंड सर लेवल 2 एंड लेवल 3 को क्या बोलता है, लेवल 2 एंड लेवल 3 एंटिटीज एज पर सेड अनाउंसमेंट वर कंसीडर टू बी स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज एसएमईज। मतलब लेवल 2 एंड लेवल 3 को क्या बोला गया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। ऑब्वियस ही बात है, लेवल 2 को भी स्मॉल, लेवल 3 को भी स्मॉल, लेकिन लेवल 1 को क्या बोला है कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज नहीं है। लेवल 1 एंटिटीज आर not small and medium entities and level 2 and 3 entities are small and medium entities। अब हुआ क्या बेटा, बेटा बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ही अच्छी थी, शातिर माइंड की थी। गवर्नमेंट बोलती है अच्छा जी ये बात है, तो हुआ क्या, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया गया, ये तो तब की बात है जब एएस थे। अब गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम एएस को रिवाइज करती रहती है। जब गवर्नमेंट एएस रूल्स को लेके आई थी, सर एएस रूल्स क्या होते हैं आपकी बात नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं, जब गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आई थी ना, जब गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया था, क्या बोलता है, हाउ एवर व्हेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किए, किसने किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देन गवर्नमेंट ने भी अपना इशू कर दिया। भैया गवर्नमेंट आल्सो इशूड, भाई साहब कमाल हो गया। सी इंस्टीट्यूट का तो पहले था ही, आईसीआई का भी क्या था, आईसीआई ने क्या इशू किया था कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, किसकी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस को 3 पार्ट में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो नॉन एसएमईज हैं, लेवल 2 एंड लेवल 3 क्या है, एसएमईज हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि पावर तो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसने एएस के साथ साथ अपना criteria for classification of entities and applicability of AS for the companies गवर्नमेंट ने भी अपना क्राइटेरिया अनाउंस कर दिया और उसकी एप्लीकेबिलिटी का भी, लेकिन वो सिर्फ कंपनीज के लिए किया गया। ध्यान रखना, इस वाले पार्ट के अंदर क्या वर्ड का यूज किया बेटा, इस वाले पार्ट के अंदर क्या वर्ड का यूज किया है बेटा, इस वाले पार्ट के अंदर हमने यूज किया है बेटा एंटिटीज, हमने यूज किया है एंटिटीज, आईसीआई ने यूज किया है एंटिटी। एंटिटी मे बी अ कंपनी और मे नॉट बी अ कंपनी, एंटिटीज मे बी अ कंपनी और मे बी नॉट अ कंपनी। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इशू किया अलग से सेपरेट, क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का डिफरेंट कंपनी वाइज, तो उसमें सिर्फ कंपनीज को ही लिया गया। मतलब इसके अंदर नॉन कंपनीज का कवर नहीं किया जाता। खास बात अभी आपको समझाया जाएगा, ये सिर्फ कंपनीज के लिए है। जो गवर्नमेंट ने इशू किया बेटा, ये सिर्फ कंपनीज के लिए है। इंटर वालों सिर्फ कंपनीज के लिए, किसका, गवर्नमेंट का। लेकिन जो आईसीएआई का था वो तो
सभी के लिए, क्योंकि वो क्या वर्ड यूज करता है, एंटिटी। आईसीआई वाला क्या यूज करता है, एंटिटी। एंटिटी, एंटिटी मे बी अ कंपनी और मे नॉट बी अ कंपनी, बट जो गवर्नमेंट ने बेटा इशू किया ना उसमें साफ साफ लिख दिया कंपनीज। मैंने क्या बोला कि आप एक्सपर्ट हो बेटा, आप एक्सपर्ट हो, आपकी लोग एक्सपर्ट एडवाइस मांगने आएंगे आपसे कि हमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, एंड वो एडवाइस आप तब दे सकोगे जब आप दूर दूर की सोचोगे। आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पे एंटिटी शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पे कंपनीज का इस्तेमाल किया है, किसकी, गवर्नमेंट की। चलो अब गवर्नमेंट बोलती कि सी इंस्टीट्यूट आईसीआई साहब ने तो हर एंटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी। गवर्नमेंट बोलती भैया हमने तो सिर्फ कंपनीज के लिए किया अनाउंस, भी हर कंपनी तो यार सारे एएस तो अप्लाई नहीं कर सकती, तो हम काम करते हैं छूट दे देते हैं। तो एज पर सेड अनाउंसमेंट एंटिटी वर क्लासिफाइड इनटू 2 लेवल्स। एंटिटी कौन सी बेटा, सिर्फ कंपनी। एंटिटी कौन सी, सिर्फ कंपनीज, क्योंकि कंपनीज को 2 लेवल में बांट दिया गया। एक क्या, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, वहां क्या था, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज एंड नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। लेवल 2, लेवल 3 क्या थी, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी। लेवल 1 क्या था, नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। यहां पे कोई लेवल नहीं है बेटा, यहां पे एक ही बात बोलता है, एक तो स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज एंड एक कंपनीज जो कि स्मॉल एंड मिड साइज नहीं है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, चलो बेटा अब हुआ क्या, हुआ ये कि भैया गवर्नमेंट का था अलग, गवर्नमेंट का था अलग, सी इंस्टीट्यूट का था अलग, दोनों में क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए। ऑब्वियस ही बात है बेटा, आएंगे डिफरेंस ना। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारा कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, सी इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि हमारा तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कंपनी हो या ना हो। तो किसकी बात रखें, हम तो फंस गए ना, हम तो दुविधा में आ गए। अब एक बात बताओ, जब भी कोई बात होती है तो कौन बोलता है, जब भी हमारे घर में कोई बात होती है तो हम किसकी बात मानते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो वडील हैं, हमारे फादर के भी फादर, हमारी मदर के भी माता। हमारी माँ कौन है, हमारी माँ है सी इंस्टीट्यूट, लेकिन हमारी मदर की भी कौन मदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी मदर की भी कौन मदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बात रखी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, सी इंस्टीट्यूट से बात की गई कि देखो भैया कि हमारा अलग है, आपका अलग है, हमें कुछ तो समाधान लेके आना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कंपनीज कंफ्यूज हो जाएंगी। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई। कहता क्या लाइन लिखेगी बेटा, चलो देखते हैं। कहता कॉन्स्टिट्यूट टू द सर्टेन डिफरेंसेस। ऑब्वियस ही बात है, वो तो आएंगे डिफरेंसेस, क्योंकि सीजी क्या बोलती है, मेरे तो सिर्फ 2 ही लेवल हैं, एक स्मॉल एंड मीडियम साइज, वो भी सिर्फ कंपनीज के लिए, एंड एक कंपनीज अदर देन एसएमएस। एंड सी इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, मेरे 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। चलो एस नोटिफाइड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई। ऑब्वियस ही बात है, अब तो आपको पता ही है एएसबी ऑफ आईसीआई का मतलब डिसाइडेड टू रिवाइज। वो बोलता कि मैं रिवाइज करूंगा अपना क्राइटेरिया। आईसीआई क्या बोलता, ठीक है मैं अपना जो मेरा खुद का है क्राइटेरिया मैं उसको रिवाइज करूंगा। किसको, रिवाइज इट्स क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड मेक द सेम एप्लीकेबल ओनली टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। आईसीआई बोलता ठीक है भैया, गवर्नमेंट जी आपने किसके लिए इशू किया था। गवर्नमेंट बोलती जी ये देखो मेरा ये है राइटअप, मैंने किसके लिए इशू किया है। गवर्नमेंट बोलती देखो जी मैं साफ साफ बोलती हूं जी, मैं तो सिर्फ कंपनीज के लिए बना रही हूं, और आपको पता है बेटा कि कंपनी क्या होती हैं, कॉर्पोरेट होती हैं। कंपनी क्या होती हैं, कॉर्पोरेट नेचर की होती हैं। अब आईसीआई बोलती ठीक है, ठीक है आपने सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए बनाया ना, हम क्या करते हैं, हम अपना जो है क्राइटेरिया उसको भी लागू रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एंड सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट के लिए फॉलो किया जाएगा। अब आपको समझ आई। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करेंगे, अगर हम किसी कंपनी की बात करेंगे तो हम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चेक करेंगे, हम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है क्राइटेरिया वो चेक करेंगे। कौन सा, ये वाला। कौन सा क्राइटेरिया, ये वाला। सिर्फ स्मॉल एंड
मीडियम साइज कंपनीज एंड कंपनीज अदर देन एसएमई, जिसके दो ही लेवल है। अगर हम नॉन कॉर्पोरेट की बात करेंगे कि जो कंपनी नहीं है बाकी सब कुछ आ गई, विच इज नॉट अ कंपनी, बाकी सब कुछ आ गई, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, फलाना डिमका जो भी होगा वो किस में जाएगा, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो भी कोई एंटिटी कंपनी नहीं है उस पे आईसीआई वाला एएस का जो 3 लेवल है वो अप्लाई हो जाएंगे। एंड इट वाज डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द 3 लेवल ऑफ एंटिटीज फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड 2 लेवल प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज। समझ गए ना बेटा कि इतना आपको समझ आ गया। अगर कंपनी है तो उसके 2 लेवल हैं, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट का इशूड है गाइडेंस नोट। अगर नॉन कंपनी है मतलब नॉन कॉर्पोरेट है तो उसका आईसीआई वाला है, जिसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। क्या सर ये एग्जाम में पूछता है बेटा? बिल्कुल पूछता है। जैन 21 अभी जो एग्जाम हुआ उसमें 5 नंबर का सवाल पूछा गया बेटा। एक लेक्चर 2 घंटे का 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। एंड सर पूछे नहीं पूछे हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। ठीक है बेटा। अब आ गया क्राइटेरिया, मैंने आपके लिए चार्ट में दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, आपको बाद में इतना नहीं पढ़ना या आपको पढ़ना समझाया गया था। तो ये चार्ट है बेटा, मैंने बताया था कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी आपको पता है 2 हैं, एक तो आईसीआई ने इशू किया हुआ है, एक गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। अब आपको पता है आईसीआई वाला किस किस पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, एंड गवर्नमेंट वाला सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आईसीआई का कौन सा है, नॉन कॉर्पोरेट वाला, मतलब उसके 3 लेवल के पार्ट आएंगे। एंड अगर कॉर्पोरेट वाला है तो उसके सिर्फ 2 ही पार्ट आएंगे। अगर 3 वाला है, अगर आपसे पूछ लिया 3 पार्ट्स 3 लेवल, तो आप समझ जाना कि वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कहा गया है। एंड 3 लेवल आपको पता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 क्या है, नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। लेवल 2 एंड लेवल 3 क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। ओके। एंड अगर 2 ही लेवल की बात करें जो सिर्फ गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जो सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए हैं, उसमें 2 ही होती हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज एंड एक कंपनीज अदर देन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। ओके बेटा, यहां पे वर्ड यूज किया है कंपनीज, यहां पे यूज किया है एंटिटीज, यहां पे यूज किया है एंटिटीज। अब बात सुनो, हमारा ये किसके लिए था पर्पस? हमारा पर्पस था बेटा एक ही, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी। हमने लेवल क्यों बनाए, हमने क्यों बोला कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी हैं या स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैं? क्योंकि जो कंपनी है, जो एंटिटी साइज में छोटी है, हम उस पर सारे एएस अप्लाई ना करें। मतलब जो कंपनी या जो एंटिटी विच इज नॉट स्मॉल एंड मीडियम, the company or any entity which is not a small and medium, जो small and medium नहीं है, मतलब वो अच्छी खासी है, उस पे तो गवर्नमेंट या आईसीआई दोनों बोलते हैं। उसमें गवर्नमेंट या आईसीआई क्या बोलती हैं? अगर लेवल 1 एंटिटी है मतलब कि वो क्या है, नॉन स्मॉल एंड मीडियम, मतलब इनडायरेक्टली वो थोड़ी सी क्या है, लार्ज एंटिटी है, तो उस पे सारे के सारे एएस अप्लाई हो जाएंगे। मतलब 27 एएस एप्लीकेबल, उस पे कोई छूट नहीं मिलेगी। आप बड़ी कंपनी हो, एएस आपके लिए ही बने हैं, आप एएस अप्लाई करो, आपको कोई छूट नहीं है। वैसे ही अगर मैं 2 लेवल की बात करूं कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, तो वो क्या बोलता है, जो कंपनी है अदर देन एसएमईज, मतलब जो कि लार्ज कंपनी है, जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी नहीं है, उस पे भी पूरे के पूरे एएस अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आपके लिए ही ये रूल इशू किया गया है। तो उस पे भी ऑल एएस अप्लाइज 27 के 27, तो इस पे भी सारे के सारे एएस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना आपको? ठीक है बेटा, तो इस पे भी पूरे के पूरे एएस अप्लाई हो जाएंगे। अब बात आती है बेटा लेवल 2 एंड लेवल 3 की। लेवल 2 एंड लेवल 3 आपको पता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंटिटीज हैं, तो क्या बोलता है, सर्टेन एग्जेम्पशन गिवन, मतलब कुछ एग्जेम्पशन दी गई हैं आपको, मतलब कि पूरे के पूरे एएस अप्लाई नहीं है। सर वो क्या एग्जेम्पशन है, कौन सी एग्जेम्पशन दी गई है, हम नीचे समझेंगे। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है, जो स्मॉल है, चाहे वो कंपनीज है चाहे वो एंटिटीज हैं, उसको
कुछ ना कुछ एग्जम्पशन दी गई है, मतलब आपको सारे के सारे एएस अप्लाई नहीं करने, मतलब 27 के 27 एएस आपको अप्लाई नहीं करने, आपको कुछ कुछ ही एएस अप्लाई करने हैं। वो हम देखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी कौन कौन से ऐसे एएस हैं जो इन कंपनीज पे अप्लाई होंगे, ठीक है। एंड जो कंपनी ये वाली है बेटा, जो कंपनी ये वाली है, जो ये है एंड जो ये है लेवल 1 वाले, एंड जो कंपनी अदर देन एसएमई है, उस पे पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब सर एक बात बताओ सर, एएस तो बाद की बात है सर, तेल लगाने गया एएस, पहले तो ये बताओ लेवल 1 का क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे मानेंगे कि वो लेवल 1 में आ जाएंगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लेवल 2 में आ जाएंगी, या हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लेवल 3 में आ जाएंगी। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कॉर्पोरेट की। कॉर्पोरेट को भैया आप साइड में रखो, कॉर्पोरेट तो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल है, एंड उसका गाइडेंस नोट कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम तो भी आईसीआई की बात करेंगे, जहां पे आईसीआई की बात आती है, जहां पे लेवल 1 की बात आ गई, लेवल 2 की बात आ गई, लेवल 3 की बात आ गई, मतलब हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं। एंड जहां पर बात आती है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, वहां पे हम बात करते हैं कि उसका जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का जो नोट इशू किया हुआ है वो आईसीएआई ने इशू किया हुआ है। जहां पे कॉर्पोरेट की बात आती है वहां पे हम मानेंगे कि वो नोट किसने इशू किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हुआ है। ऐसे ही जैसे मुझे याद है, जैसे मुझे याद नहीं है, मेरे अंदर से निकल रही है बातें, क्योंकि मेरा वो फील है, आपको भी ऐसी फील लेके आनी है। आपसे कोई भी पूछे, आपके माइंड में चार्ट क्या छप जाना चाहिए, चीज बोलना, हाँ भैया हम कार्तिक सर से पढ़ के आए, बताओ क्या पूछना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एसएमई, नॉन एसएमई, बताओ क्या पूछना है। गवर्नमेंट ने इशू किया, सी इंस्टीट्यूट ने इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू किया तो कॉर्पोरेट का, सीएनए इंस्टीट्यूट ने इशू किया तो नॉन कॉर्पोरेट का, दुनिया हिला देंगे। ऐसे होना चाहिए आपका बिग बैश। चलिए सर लेवल 1 एंटिटी क्या होती है, अभी समझते हैं लेवल 1 एंटिटी क्या होती है। आपको स्टडी मटेरियल के नोट्स नहीं पढ़ने, हम सिर्फ स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करेंगे, नोट्स आपको मेरे ही रेफर करने हैं। चलिए, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन फॉर नॉन कॉर्पोरेट। अरे सर एज डिसाइडेड बाय आईसीआई, सर क्या जरूरत थी लिखने की आपको आईसीआई, हम समझदार हैं, हमको पता है कि अगर नॉन कॉर्पोरेट है तो वो ऑटोमेटिकली आईसीआई नहीं किया होगा, लेकिन ठीक है सर आपका फर्ज था, आपने लिख दिया, ठीक है सर हमने भी बात मान लिया आपकी, आगे बढ़ो सर, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है बेटा ठीक है, गलती हो गई। लेवल 1 एंटिटीज, सर लेवल 1 एंटिटी क्या होती है? देखो कहता नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, जो एंटिटी है जो कि नॉन कॉर्पोरेट है, जिसका नेचर नॉन कॉर्पोरेट है, मतलब वो कंपनी नहीं है, विच फॉल इन एनी वन, ये जो कंडीशन दी है बेटा ना 5 कंडीशन, कहता अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई, कोई एक भी या एक से ज्यादा भी, एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब साल के आखिर में आर क्लासिफाइड एज लेवल 1 एंटिटीज, हम उसको लेवल 1 एंटिटीज मान लेंगे। अगर एक भी क्वालिफाई होगा इनमें से, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये आपको 5 दी गई हैं, अगर एक या एक से ज्यादा, मतलब एक भी अगर इसमें से हम पास कर गए तो हम लेवल 1 एंटिटी में आ जाएंगे। लेवल 1 में आने का मतलब क्या है? पूरे के पूरे एएस अप्लाई हम पे हो जाएंगे 27 के 27, तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कब देखनी है ये देखनी है एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये देखनी है एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इस साल के आखिर के अंदर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने जा रहे हैं, उस साल के आखिर के एंड में देखना है कि क्या ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। कहता ऐसी एंटिटीज कौन सी? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। कहता एंटिटीज, ओके एक मिनट, कहता एंटिटीज हुज इक्विटी, जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जिसकी कोई भी इक्विटी या कोई भी डेट सिक्योरिटी वो
लिस्ट हो चुकी हो या होने वाली हो, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या तो इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया के अंदर। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करता है, ये सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करता है सर। लेकिन कंपनी की लेकिन सर जो सिक्योरिटी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे वो तो सिर्फ कंपनीज की जाती हैं सर। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा गया, ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आया बेटा, मैं बताता हूं आपको। ऐसी डीपर बात है जो कोई नहीं बताएगा, आप कोई बता ही नहीं सकता। चैलेंज कर रहा हूं आपको। हुआ क्या था बेटा, आपको पता होगा ये गाइडेंस नोट कब आया आईसीआई का, गवर्नमेंट के आने से पहले। ये गाइडेंस नोट कब आया आईसीआई का, गवर्नमेंट के नोट आने से पहले। क्योंकि अगर आईसीआई उसके बाद निकालती तो साफ साफ बोल देते कि ये सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट के लिए एप्लीकेबल है। ये पहले आ चुका था बेटा, ये गवर्नमेंट के जो एएस थे उससे पहले भी आईसीआई का नोट था। और उस टाइम ये 3 ही लेवल थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब चाहे वो कंपनी हो, मतलब चाहे वो कंपनीज हो या चाहे वो कुछ भी हो, वो आईसीआई के गाइडेंस नोट को ही मानते थे। एंड ये लाइन, एंड आईसीआई ने किया क्या बेटा, अपना गाइडेंस नोट को चेंज नहीं किया। जो गाइडेंस नोट में लिखा गया था, लिख दिया था, वही कंटिन्यू रखा। बस उन्होंने ये चेंज कर लिया कि ठीक है हम अपना गाइडेंस नोट को अमेंड कर रहे हैं, हम अपनी अनाउंसमेंट को अमेंड कर रहे हैं। एंड ये सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अप्लाई हो गया। कॉर्पोरेट के लिए तो गवर्नमेंट का जो अभी नया आया था वो एप्लीकेबल है, तो उसके लिए वहां पे पहले वाले में, मतलब आज भी ये लाइन लिखी गई है जो कि आज के टाइम पे रेलेवेंस नहीं खाती, लेकिन तब भी लिखी हुई है। मतलब एंटिटीज जिसकी इक्विटी या जो सिक्योरिटी है वो लिस्टेड है किसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या इंडिया में या आउटसाइड इंडिया के अंदर, ये पहले लिखी हुई थी, आज भी लिखी हुई है। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट का भी आ गया, सी इंस्टीट्यूट का भी है अलग से, तो ये सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट के लिए है। एंड कोई भी नॉन कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकती, सिर्फ कंपनी ही है जिसकी सिक्योरिटी लिस्ट हो सकती है। एंड उसके लिए तो हमको जो कंपनी एक्ट वाला है या जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो वाला गाइडेंस नोट रेफर करना है। बेटा क्या हुआ सर, भारी भारी हो रखा है, बहुत भारी हो रखा है। बेटा भारी कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज ही इंक्रीज हो रखी है। मतलब इसने आईसीआई ने गाइडेंस नोट को चेंज नहीं किया, उसमें क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, लिखी रहेगी, हमको क्या करना है सर, लिखी रहने दो, पढ़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला पॉइंट, बैंक्स, कहता कोई भी बैंक हो इंक्लूडिंग कॉर्पोरेटिव बैंक्स। लेकिन सर अगर बैंक का कंपनी है तो, अगर बैंक कंपनी है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर तो ये गाइडेंस नोट एप्लीकेबल ही नहीं है। ये सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट के लिए एप्लीकेबल है जो कंपनी नहीं है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एंटिटी, कोई भी एंटिटी कैरिंग कर रही है इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब कोई बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई एंटिटी हो जो कैरिंग कर रही है इंश्योरेंस बिजनेस, तब भी इसमें आ जाएगी लेवल 1 के अंदर। कहता ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज। कहता कोई भी एंटिटीज, या वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, या चाहे वो बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी हो, हुज टर्नओवर, जिसकी सेल, जिसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मेन बिजनेस, जिसकी मेन बिजनेस की इनकम एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, मतलब उसमें जो भी फालतू की इनकम है ना वो नहीं करनी है, वो हटा दो। मेन इनकम मतलब सामान बेचने से, जो भी वो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस में जो इनकम हुई उसकी मेन अर्निंग। मेरा बिजनेस है सामान बेचने का, मैंने एक साल में 20 लाख का सामान बेचा, एंड मुझे हुआ क्या, एंड मैंने किसी को पैसा उधार भी दिया, मुझे वहां से इंटरेस्ट मिला, तो वो मेरी क्या मानी जाएगी, जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है वो क्या मानी जाएगी, अदर इनकम। जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है बेटा वो क्या मानी जाएगी, अदर इनकम। तो मुझे वो चीज यहां से एक्सक्लूड कर देनी है, मुझे सिर्फ मेरी मेन बिजनेस की इनकम देखनी है। मतलब मेरी सेल कितनी हुई, मेरा दुकान से माल कि जो मैं काम करता हूं वो कितने का सेल हुआ, मुझे तो सिर्फ वही देखना है। एक्सीड ₹50 करोड़, अगर मेरी 50 करोड़ से मेरी जो सेल है वो एक्सीड कर गई, देन मैं लेवल 1 के अंदर आ जाऊंगा इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। पिछले साल मतलब मान लो मैं कर रहा हूं तैयार 2020-2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार, तो आपको देखना है 19-20 का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। अगर वो 50 करोड़ से ऊपर हो गया ना तो मेरे लिए मैं लेवल 1 में आ जाऊंगा। ठीक है बेटा,
ठीक है। एंड हमको ये हर साल देखना है, हमको ये हर साल चेक करना है एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड। हमको ये हर साल देखना है कि लेवल 1 में आता है, लेवल 2 में आता है, लेवल 3 में आता है। ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट क्या है, कहता है एनी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी हैविंग बोरोइंग। बोरोइंग, आपने पैसा कितना उधार लिया हुआ है, आपने पैसा कितना उधार लिया है, मतलब आपके लोन, आपने बाहर से पैसा लिया है, आपने किसी से पैसा लिया है, सबको एक साथ कर लो इन द एक्सेस ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 करोड़। इन एक्सेस लिखा है बेटा, इन एक्सेस। अगर 10 भी होंगे ना तब ये लेवल 1 नहीं कहलाई जाएगी। लिखा है इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़ से ज्यादा, अगर 10 करोड़ से ज्यादा हुई, अगर 10 करोड़ से ज्यादा हुई तभी ये वाला लेवल 1 का एप्लीकेबल है। अगर पॉइंट, अगर 10 भी होगी ना, 10 करोड़ भी हुई तब लेवल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा बोला। और वैसे यहाँ पे एक्सीड 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा। अगर पॉइंट 50 भी है ना कि सिर्फ 50 करोड़ ही है तो क्या होगा लेवल 1? नहीं बेटा, फिर लेवल 1 नहीं होगा, क्योंकि लेवल 1 बोलता है एक्सीड रुपीज 50 करोड़, एक्सीड 50 करोड़ से ज्यादा इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, मतलब पिछले साल की आपको सेल देखनी है। एंड ये क्या बोलता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। कभी भी कभी भी कभी भी अगर आपके पिछले साल अगर 1 सेकंड भी 10 करोड़ से ऊपर बोरिंग होगी ना तब भी लेवल 1 में आप आ जाओगे। ठीक है ना, तब भी लेवल 1 में आ जाओगे। मान लो आपने पैसा ले लिया और एक दिन के लिए हो गया 11 करोड़, अगले दिन आपने किया क्या, 11 करोड़ में से 3 करोड़ वापस कर दिए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर मेरे तो 8 करोड़ ही थे। नहीं नहीं बेटा, अगर 11 करोड़, अगर 10 करोड़ से 1 रुपया भी ऊपर हो गया, चाहे 1 सेकंड के लिए भी ऊपर हो गया, बाद में आपने पैसा पे कर दिया, तब भी लेवल 1 में आप आ जाओगे। ओके बेटा, ठीक है, चलो। एंड होल्डिंग सब्सिडरी या एंटिटी एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एंटिटी की होल्डिंग सब्सिडरी एंटिटी। ठीक है ना, चलो ये लेवल 1 में आ जाएंगे एंटिटीज। चलो अब सर लेवल 2, आपको पता है बेटा लेवल 2 क्या होती हैं, एसएमई। लेवल 2 क्या होती है, एसएमई, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जो लेवल 1 में नहीं आई वो कहां पे आएंगी, लेवल 2। लेवल 2 में आ जाएंगी। क्या बोलता, नॉन कॉर्पोरेट एंट्रीज, ऐसी एंट्री जो नॉन कॉर्पोरेट हैं, विच आर नॉट लेवल 1, जो लेवल 1 नहीं है, बट फॉल इन एनी वन और मोर। अगर ये दो में से कोई भी एक में फॉलो कर गई तो वो लेवल 2 बन जाएंगी। मतलब ये क्या बोलता, अगर वही सेम बात है, अगर जिसकी सेल एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सीड 1 करोड़, एक्सीड 1 करोड़, बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। क्यों? क्योंकि भैया अगर 50 करोड़ से एक्सीड कर गई तो वो तो लेवल 1 में आ जाएगी ना, यहाँ पे लेवल 1 में आ जाएगी। ठीक है सर। और वैसे ही बेटा ये क्या बोलता है, जिसकी बोरोइंग एक्सेस ऑफ रुपीज 1 करोड़, जिसकी 1 करोड़ से बोरिंग एक्सीड हो जाए बट नॉट इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से फालतू होगी तो कहां पे आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी, लेवल 1 के अंदर आ जाएगी। वैसे ही होल्डिंग एंड सब्सिडरी, बेटा इसमें सिर्फ 2 ही बातें लिखी हैं, विच में फॉल इन वन और मोर फॉलोइंग, एंड यहां पे इतनी बातें लिखी हुई थी। मतलब इसका मतलब ये है, लिख लो कॉपी पेन, अभी लिखो इसी नोट्स पे लिखो कि ये हमेशा, ये 2 पॉइंट ये हमेशा लेवल 1 एंटिटी बन के रहेंगे। अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अगर बैंक है ना, चाहे उसकी सेल 1 रुपया हो, चाहे उसकी बोरिंग 1 रुपया हो, चाहे वो लॉस में चल रही हो, चाहे कुछ ना हो रहा हो, चाहे घाटा हो रहा हो, तब भी वो लेवल 1 में रहेंगी, तब भी वो लेवल 1 में रहेंगी। या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी एंटिटी है जो इंश्योरेंस का काम कर रही है, वो हमेशा लेवल 1 एंटिटी रहेगी। मतलब इसमें ये क्या बोलता था बेटा, इसमें एक ही बात बोलता है, ये ध्यान रखो, इसमें एक ही बात बोलता है कि जो लेवल 1 एंटिटी नहीं है, जो लेवल 1 एंटिटी नहीं है, या जो इन 2 में से किसी एक में हो गई तो उसको लेवल 2 मान लिया जाएगा। तो लेवल 1 के अंदर आपको ध्यान रखा, एंटिटी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, सेकंड जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंटिटी है जो कैरिंग कर रही है अपना इंश्योरेंस बिजनेस को, तो वो हमेशा लेवल 1 रहेंगी। इसमें क्या बोलता है, जो कोई और एंटिटी, कोई दूसरी एंटिटी, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, आपका छोटा सा बिजनेस है, कोई भी छोटी सी आपकी कुछ भी
छोटी सी शॉप है आपकी जिसकी सेल जा रही है 50 से ऊपर, जिसकी जो बोरिंग है जा रही है 10 करोड़ से ऊपर, वही लेवल 1 कही जाएगी। अगर उससे कम है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा सेल, 50 करोड़ से कम, तो लेवल 2 पे आएगी। और जिसकी बोरिंग 1 करोड़ से ज्यादा एंड 10 करोड़ से कम, वो लेवल 2 पर जाएगी। एंड लेवल 2 एंटिटी क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। चलो, एंड लेवल 3 ऑब्वियस सी बात है सर, जो ना ही लेवल 1 पे क्लासीफाई हुई ना ही लेवल 2 पे, उसको हम लेवल 3 पे क्लासीफाई हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। मतलब इनडायरेक्टली इसमें क्या बोलता है, लेवल 3 में कौन सी आएंगी? लेवल 3 में वो आएंगी जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। लिख लो, समझ गए ना? जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई तो कहां पहुंच जाएगी बबुआ? लेवल 2 में पहुंच जाएगी। सर अगर 1 करोड़ से तो इंक्रीज है और वो 60 करोड़ हो गई तो वो लेवल 1 में आ जाएगी बबुआ। ओके ओके, मतलब जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है वो लेवल 3 में जाएंगी, प्रोवाइडेड वो लेवल 1 में नहीं जानी चाहिए। मतलब कि वो बैंक नहीं हो सकता, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, वो कोई छोटी मोटी कंपनी होगी। कंपनी तो गवर्नमेंट के अंडर कवर है ना, वो छोटा मोटा कोई बिजनेस एंटिटी होगी आपके पास। एंड जिस लेवल 3 में वो भी जाएंगी जिसकी बोरिंग्स, आपकी बोरिंग 1 करोड़ से कम है। अगर 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो वो लेवल 2 पे आ जाएंगी बबुआ। लिखा हुआ है ना, इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ बट नॉट इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ऊपर जाएंगी तो बबुआ लेवल 1 में आ जाएंगी। और ये हर साल आपको देखना है, ये हर साल आपको देखना है एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आपको लग गया पता, लेवल 1 लग गया पता क्या क्या होती है, लेवल 2 लग गया पता, एंड लेवल 3 का भी आपको लग गया पता कि इनका मीनिंग क्या क्या होता है। ओके बेटा, समझ आई कि नहीं आई? मुझे तो पहले ये जानना है, आई क्या नहीं आई? सर आ गई समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे आप। ठीक है बेटा, इतने समझदार हो आप यार। अच्छा लगा सुन के कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो, बहुत बढ़िया। चलो ओके ओके, अब आते हैं स्पेशल पॉइंट टू बी कंसीडर। स्पेशल पॉइंट्स टू बी कंसीडर, कुछ एक खास बात जो आपको कंसीडर रखनी है। अब आपको पता है सर, लेवल 1 में जो एंटिटी आ गई नॉन कॉर्पोरेट, उसमें 27 के 27 AS अप्लाई हो जाएंगे। एंड आपको ये भी पता है जो लेवल 2 में आ गई, जो लेवल 3 में आ गई, होती क्या है? वो SMEs होती हैं। उस पर कुछ ना कुछ एग्जम्पशन दी हुई है आपको, कुछ ना कुछ, मतलब 27 के 27 एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। सर मैं कब मना कर रहा हूं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखते हैं स्पेशल पॉइंट टू बी कंसीडर। इफ एनी एंटिटी, एक बात ध्यान रखना, कीज लिख लो, ये काम आएगा। कीज का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, यह आपके बड़ा काम आएगा। कीज का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। माई बिजनेस इज कीज्ड, यूर बिजनेस इज कीज्ड, यूर बिजनेस इज कीज्ड, मतलब वो अब उसमें नहीं रही, वो खत्म हो गई, उसमें नहीं रही। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है भैया। क्या बोलता? इफ एन एंटिटी दैट इज कीज टू बी कवर्ड इन लेवल 2 और लेवल 3। ओ भाई साहब, कहता है एक ऐसी एंटिटी जो कि नॉन कॉर्पोरेट है, ऑब्वियस ही बात है, ICAI इश्यू किया तो नॉन कॉर्पोरेट का ही होगा। अगर एक ऐसी एंटिटी विच इज कीज टू बी कवर्ड इन लेवल 2 और लेवल 3, मतलब अब वो ना तो लेवल 2 में रही या ना ही वो लेवल 3 में रही इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो चेंज हो गया। मतलब पिछले साल मान लो वो लेवल 2 में थी या लेवल 3 में थी, लेकिन इस साल वो अब नहीं रही। इस साल अगर वो पिछले साल लेवल 2 में थी तो इस साल वो लेवल 1 में आ गई होगी, या वो पिछले साल लेवल 3 में थी, इस साल या तो लेवल 2 में आ गई होगी या लेवल 1 में आ गई होगी। देन द फिगर्स फॉर द कोरोस्पोंडिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड नीड नॉट टू बी रिवाइज्ड। मतलब वो क्या बोलता है? वो साफ साफ बात ये बोलता है कि आपका लास्ट ईयर था 2019-20 और मान के चलो 19-20 के अंदर आप थे लेवल
2 कंपनी, लेवल 2 एंटिटी, कंपनी नहीं बेटा एंटिटी, आप लेवल 2 एंटिटी थे। अब आपको पता है लेवल 2 एंटिटी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई होंगी प्रिपेयर, तो उसके अंदर सारे के सारे एएस का तो कंप्लायंस नहीं किया होगा, तो उसमें ये आ गई आपकी फिगर, मान लो ये फिगर आ गई आपकी, ठीक है। अब 1 साल बीत गया, ये 2020 2021 आ गया। अब आपको पता है कि लेवल 1 का चेक, लेवल 2 का चेक, लेवल 3 का चेक हर साल किया होता है। इस साल क्या हो गया, ये लेवल 1 एंटिटी बन गई, ये लेवल 1 एंटिटी बन गई, तो सर लेवल 1 को तो पूरे के पूरे 27 एएस कंप्लायंस कंफर्म करने पड़ेंगे। तो सर क्या होगा, क्या हमको पिछले साल की फिगर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? क्या हमको पिछले साल की फिगर चेंज करनी है? नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। आपको पिछले साल की फिगर को रिवाइज नहीं करना है, जैसे थी वैसे ही रहेंगी, ठीक है। चलो ओके ग्रेट। अब ये क्या बोलता, कहता वेयर एन एंटिटी हैज कवर्ड इन लेवल 1, कोई एंटिटी थी बेटा, कोई एंटिटी थी जो कि लेवल 1 में थी, एक एंटिटी, कोई भी एंटिटी थी मान लो जो कि लेवल 1 में थी, एंड सब्सिक्वेंटली कीजेस टू बी कवर्ड, आपको वर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। एक एंटिटी थी जो कि लेवल 1 में थी कवर, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, अब इस साल वो लेवल 1 में नहीं रही, या तो लेवल 2 में आ गई या लेवल 3 में आ गई। द एंटिटी विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन अवेलेबल टू लेवल 2 एंटिटीज। वो एएस क्या बोलता, जो एंटिटी पहले लेवल 1 में थी और मान लो इस साल वो लेवल 2 में आ गई, जो आपको पता है लेवल 2 को सारे के सारे एएस कंप्लायंस नहीं करने पड़ते, कुछ ना कुछ एग्जम्पशन या कुछ ना कुछ आपको जो मिलती है रिलैक्सेशन, लेकिन एएस क्या बोलता, एएस का जो आईसीएआई का गाइडेंस नोट क्या बोलता कि भैया आप पहले लेवल 1 के अंदर क्वालिफाई करते थे, लेकिन इस साल आप लेवल 2 में आ गए, तब आपको 2 साल तक तो इसकी जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलने वाली, आपको 2 साल तक कंटिन्यू इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली, अंटिल द एंटिटी कीज टू बी कवर्ड इन लेवल 1 फॉर 2 सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब अंटिल द एंटिटी कीजेज, मतलब जब तक वो एंटिटी 2 साल तक लेवल 1 में नहीं रहती, वो खत्म हो गई। मान लो फॉर एग्जांपल 19-20 की बात करते हैं, वो बंदा लेवल 1 में था, 20-21 की बात करते हैं, हुआ क्या, वो लेवल 2 में आ गया। अब कंपनी बोलती हमारी तो ऐश हो गई, अब हमको 27 के 27 एएस अप्लाई नहीं करने, हमको कुछ ना कुछ छूट कंफर्म मिलने वाली है। तो एएस क्या बोलता कि ना 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 ना, ना आईसीएआई का गाइडेंस बोलता रुको रुको, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, आप काम करो भैया, आप पहले लेवल 1 में थे, तो आपको इस साल तो छूट नहीं मिलेगी, आपको पूरे के पूरे 27 के 27 एएस कंप्लायंस जरूर करने पड़ेंगे, आपको छूट नहीं मिलेगी। सर फिर बेनिफिट क्या हुआ, तब छूट कब मिलेगी? बेटा छूट तब मिलेगी जब आप कंटिन्यू 2 साल तक लेवल 1 से हट जाओगे, मतलब 21 22 की बन रही है, और यहां भी मान के चलो आप लेवल 2 में थे, क्या इस साल छूट मिलेगी? नहीं बेटा, इस साल भी आपको 27 के 27 एएस अप्लाई करने पड़ेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली 2 साल तक लेवल 1 नहीं रहे। अब अगले साल की बनाओगे आप 22-23 की, क्या सर इस साल मुझे लेवल 2 की छूट मिलेगी? हाँ बेटा, इस साल से आपको छूट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि जब तक आप एंटिटी लगातार 2 साल तक लेवल 1 से नहीं हटती, आपको उसका जो एग्जम्पशन है दूसरे, उसका लेवल 2 का लेवल 3 का आपको नहीं मिल सकता, आपको कम से कम 2 साल तक उसको एग्जम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिमिलरली इज द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटी विच कवर्ड इन लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड सब्सिक्वेंटली गेट कवर्ड इन लेवल 3। मान लो एंटिटी लेवल 1 में थी, वो लेवल 3 में आ गई, तब क्या होगा, 2 साल तक आपको कोई नहीं मिलेंगी। और मान लो एंटिटी पहले लेवल 2 में थी, अब वो लेवल 3 में आ गई, क्या उसको लेवल 3 की मिलेंगी डिडक्शन? क्या उसको लेवल 3 की मिलेंगी एग्जम्पशन? सर मिल जाएंगी, लेकिन 2 साल के बाद मिलेंगी, 2 साल कंटिन्यूसली उसको नहीं मिलेंगी, ठीक है सर। ओके ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। चलो अगला,
इफ एन एंटिटी कवर्ड इन लेवल 1 और लेवल 3, अब आपको पता है ना लेवल 1 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे देने कंपलसरी हैं। लेवल 1 के अंदर पूरे के पूरे एएस अप्लाई करने कंपलसरी हैं। लेवल 2 या लेवल 3 के अंदर आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन मिलने की आसार है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ये क्या बोलता है, अगर एंटिटी चाहती है क्या बोलते हैं कि उसको सारी की सारी जो एग्जाम्पशन है वो नहीं लेनी। मान लो एएस बोलता है कि आपको 6 एएस अप्लाई नहीं करने, 27 है तो 6 एस अप्लाई मत करो, बाकी तो 21 एस अप्लाई कर लो। तो एंटिटी बोलती है लेवल 2 वाली या लेवल 3 वाली कि नहीं भैया नहीं 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 नहीं, मैं 6 तो मैं काम करूंगी, मैं 24 एस अप्लाई करती हूँ, सिर्फ 3 की छूट ले लूंगी। तो वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं, जिसकी आपने छूट ली है ना उसका आप क्या दे दो, डिस्क्लोज कर दो कि मैंने ये एक ही छूट ली हुई है। ठीक है, आपको उसका फैक्ट करना है, सिर्फ डिस्क्लोज करना है उसका फैक्ट। ओके ठीक है बेटा। कहता है कि जो भी आपको मिल रही है पार्ट टाइम फुल टाइम एग्जाम्पशन, कहता है कि एन एंटिटी कवर्ड इन लेवल 2 और लेवल 3 में ऑप्ट फॉर अवेलिंग सर्टेन एग्जाम्पशन। ऑब्वियसली बात है, आप एग्जाम्पशन ले सकते हो, कोई थोपा नहीं हो आपके ऊपर कि लेनी ही पड़ेगी, आपकी मर्जी है भाई, आप ले भी सकते हो या नहीं ले सकते, लेकिन आपको छूट दी गई है। फ्रॉम कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इन एस प्रोवाइडेड दैट सच अ पार्शियल एग्जाम्पशन, कहता कोई भी एग्जाम्पशन या कोई भी रिलैक्सेशन या कोई भी आपका डिस्क्लोजर है वो नहीं मिलेगा अगर वो किसी को मिसलीड कर रहा है। मतलब आपको ऐसी कोई भी एग्जाम्पशन नहीं चूज करनी जो किसी को मिसलीड कर रही हो, समझ गए ना। तो आपको ऐसी चूज करनी है एग्जाम्पशन जो ठीक हो, जो किसी को मिसलीड नहीं कर रही हो। ठीक है, चलिए सर, अब ये हो गया आईसीए वाला खत्म मुद्दा यहां से, कि हमने पढ़ लिया अभी तक कि लेवल 1 में कौन सी आती हैं, लेवल 2 में कौन सी आती हैं, लेवल 3 में कौन सी आती हैं, उसके स्पेशल पॉइंट। यहां से क्वेश्चन पूछेगा पक्का एग्जाम में, यहां से सवाल, और उसमें से भी ये सवाल के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछने की बहुत आसार है कि पहले वो लेवल 1 में था, वो पहले लेवल 1 के अंदर था, बाद में वो लेवल 2 में आ गया, एंड वो चाहता है कि वो लेवल 2 के जो मिलती हैं उसको एग्जाम्पशन वो उसको कंप्लाई करे। तो आप बोलोगे नहीं भैया, जब तक 2 साल तक वो लेवल 1 से नहीं हट जाता आपको उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। वैसे ही कोई बंदा लेवल 2 में था, वो लेवल 3 में आ गया, तब आप फिर से ये बात बोलोगे नहीं भैया, जब तक 2 साल तक वो लेवल 2 से हट नहीं जाता तब तक वो लेवल 3 के जो मिलते हैं एग्जाम्पशन वो कंप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा लेवल 2 में था या लेवल 3 में था और लेवल 1 में आ गया, लेवल 3 से लेवल 2 में आ गया, तब कोई छूट नहीं है, तब आपको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो ज्यादा कंप्लायंस है, तभी तो आपको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। चलिए चलिए सर, ब्रेक लेना है क्या? अरे रुको सर, ये टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा तभी हम क्लास बंद करेंगे। चलिए, अब आता है क्राइटेरिया अंडर कंपनीज एक्ट। अब बात आती है कंपनीज एक्ट की, एक्ट डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात आती है कंपनीज की। चलिए 5 मिनट का तो ब्रेक ले ही लेते हैं। चलिए मैं आता हूं 5 मिनट के अंदर। ओके ठीक है बच्चा। हाँ बच्चा, मैं तो आ गया भाई, मैं तो आ गया। 5 मिनट लिए मैंने, सच बता रहा हूँ, मैंने 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लिया, मैंने सिर्फ 5 मिनट लिए हैं। एंड मैं 5 मिनट में मैंने पता क्या किया बेटा, एक तो मैंने गरम गरम पानी पिया, एंड मैंने अभी बनाई है ग्रीन टी। मैं भी आपके सामने पीने वाला हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी पीनी पड़ती है यार कभी कभी, क्या करें। वैसे कौन पिएगा यार, एक जहर होता है, कड़वा पानी होता है, पी नहीं जाती, लेकिन क्या करें, पीनी पड़ती है। अभी वही तैयार कर रहा था बैठ के, अरे निकल जा। ग्रीन टी पिया बेटा, क्या करें, ग्रीन टी पी रहा हूं अभी, बहुत कड़वी है यार बहुत कड़वी है। चलिए, हमने अभी तक लेवल 1 पढ़ लिया। लेवल 1 में कौन कौन सी कंपनी आती हैं, बताओ कौन कौन सी कंपनी आती हैं। जो ऐसी कंपनी जो कि पहली जो बात है वो नॉन कॉर्पोरेट होनी चाहिए। कंपनी बार बार क्यों बोलता हूं यार, लेवल 1 में ऐसी एंटिटी, हमने लेवल 1 में किया डिस्कस की ऐसी एंटिटीज जो कि नॉन कॉर्पोरेट हैं। कौन कौन सी एंटिटी है? पहली, जिसकी इक्विटी या कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाली है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सेकंड, कोई बैंक है, चाहे वो कॉर्पोरेटिव बैंक ही क्यों ना हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई एंटिटी विच इज गोइंग थ्रू इंश्योरेंस बिजनेसेस। थर्ड क्या है? एनी बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी कॉमर्शियल
जिसकी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग की जो सेल है, जो आपकी सेल है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, वो एक्सीड करनी चाहिए 50 करोड़ इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। या फोर्थ क्या है, जिसकी जो बोरिंग्स है वो एक्सीड करनी चाहिए कितनी, 10 करोड़ से एक्सीड करनी चाहिए। अगर 10 करोड़ भी होगी, अगर 10 करोड़ भी होगी तो वो लेवल 2 कहलाई जाएगी। 10 करोड़ से एक्सीड करनी चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, एंड उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी वो भी हो जाएगी। लेकिन आपको कब देखना है, रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड का। फिर हमने लेवल 2 पढ़ा, मतलब हमको ये समझ आ गया भी कोई भी बैंक है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, एंटिटी, कंपनी नहीं एंटिटी, या कोई भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमेशा लेवल 1 में आके रहेगा। लेवल 2 या लेवल 3 का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि लेवल 2 क्या बोलते हैं कि ऐसी एंटिटी जो लेवल 1 में कवर नहीं हुई और जो लेवल 2 में 2 में से 1 को क्वालिफाई कर जाएगी। 2 ही कंडीशन बोली थी उसने, क्या, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस का जो सेल है वो एक्सीड हो गया हो 1 करोड़ से ज्यादा या 50 करोड़ से कम, उसकी जो बोरिंग है वो एक्सीड होगी वो 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम। लेवल 3 में ऐसी जो ना ही लेवल 1 का पार्ट है ना ही लेवल 2 का पार्ट है, तो हमने क्या सोचा था कि कौन सी एंटिटी होंगी जो लेवल 3 का है, जिसकी सेल एक्सक्लूडिंग अदर इनकम विच इज लेस देन 1 करोड़, एंड सेम टू सेम जो बोरिंग है वो भी 1 करोड़ से कम होगी। सर ये क्या बेनिफिट है, क्या लॉजिक है, क्या समझा रहे हो, क्या सर कोई एग्जाम में इसकी रेलेवेंस है? बेटा अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं मैं। अभी दिस इज क्वेश्चन पेपर्स में मैं गया, क्लिक करके जनवरी 2021, ये तो आपका ही होगा अटेम्प्ट ना, अभी जो हुआ है अटेम्प्ट पीछे जनवरी का, ये पेपर है सीए इंटर का, आईपीसी न्यू सिलेबस पेपर 1 अकाउंटिंग जैन 2021। हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर, एंड ये 5 नंबर का सवाल है। डी पार्ट पढ़िए, क्या बोलता, लिस्ट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एज लेवल 1 एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अभी पढ़वाया लेवल 1 एंटिटी का जो क्राइटेरिया है, अभी बताया आपको कि लेवल 1 एंटिटी क्या क्या होती हैं। 5 नंबर का सवाल। बच्चे बोलते हैं सर मार्क्स नहीं आते हमारे एग्जाम के अंदर। भाई पढ़ के जाओगे, नंबर क्यों नहीं आएंगे? नंबर तो देगा सी इंस्टीट्यूट, जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। और स्टार्टिंग के चैप्टर हर बच्चा छोड़ के जाता है, गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि कम से कम मॉड्यूल 1 में से वो 35 नंबर का पेपर पूछता है। ये तो फ्री के नंबर हैं, वैसे तो पूरे फ्री के नंबर हैं, अगर आपको लॉजिक समझ आ जाए। बताओ इसमें क्या, और बच्चे छोड़ा है क्वेश्चन, क्यों, उनको पता ही नहीं था क्या होती है लेवल 1 एंटिटी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, हमें कुछ नहीं छोड़ के जाना, ठीक है बेटा। चलो अब हम चल रहे हैं नॉन गवर्नमेंट पे, अब हम आ गए गवर्नमेंट वाला। अभी तो हमने पढ़ा कि जो सी इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया, अब हम जाते हैं गवर्नमेंट वाले पे, क्योंकि 2 थे ना, एक तो सी इंस्टीट्यूशन वाला आईसीए का, एक गवर्नमेंट वाला, और एक था गवर्नमेंट वाला। अगर हम गवर्नमेंट वाले पे आ चुके हैं, ठीक है, चलिए। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, मतलब ये सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए एप्लीकेबल होगा, लिख लीजिए। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब कंपनीज अंडर कंपनीज एएस रूल 2006 एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो हमारी प्यारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है जी। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया, मैंने बताया था, उसमें 2 ही पार्ट्स, उसमें दो ही थे लेवल। एक क्या था, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, एक क्या था, नॉन कंपनीज अदर देन एसएमसी, कंपनीज अदर देन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। जो कंपनी है एसएमसी, उस पे क्या था, कुछ एग्जम्पशन दी हुई थी, कुछ इसके अंदर रिलैक्सेशन है, एंड जो कंपनी है अदर देन एसएमसी, उस पे पूरे के पूरे 27 एएस एप्लीकेबल हैं। हम पहले बात करने जा रहे हैं एसएमसी की। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमको एसएमसी पता लग गया तो जो कंपनी विच इज नॉट फॉलोइंग इन द
एसएमसी विच आर कॉल्ड एज अ नॉन एसएमसी। ऑब्वियस ही बात है। कहता एक कंपनी शुड क्वालिफाई, कहता ऐसी कंपनी जो क्वालिफाई हो जाएगी, स्मॉल मतलब छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनी, स्मॉल मिड साइज कंपनी, इफ ऑल, भैया लेवल 1 में क्या था, अगर एक भी कंडीशन क्वालिफाई हो जाए तब भी लेवल 1 मान लिया जाएगा। लेवल 2 में क्या था, अगर एक भी उनमें से खो जाए तो लेवल 2 मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोलता, अगर आपको एसएमसी बनना है, अगर आपको एसएमसी बनना है, अगर आपको स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी बनना है, इतना आसान ना है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान छोटी काम नहीं है कि आप एक कंडीशन को फुलफिल करोगे और एसएमसी बन जाओगे। क्यों, हलवा है क्या? हम भी कच्चे खिलाड़ी ना हैं। कंपनीज तो ट्रस्ट का इंपॉर्टेंस होती है इन्वेस्टर के लिए, एंड ऐसा नहीं आपको आने देंगे एसएमसी के अंदर, आपको ये 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कब करोगे? एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल आप 2020-21 के बना रहे हो अकाउंट्स, मतलब 31 मार्च 21 पर आपको देखना है, हलवा नहीं है बेटा। एट द एंड ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब पूरी की पूरी ये लिखा हुआ है, आपको पूरी की पूरी ये कंडीशनें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी जाके ये एसएमसी बनेगी। सेम ही है भैया। उसमें लेवल 1 में क्या था, लिस्ट होनी चाहिए। इसमें क्या बोलता है, हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड और नॉट, ना तो ये लिस्टेड होनी चाहिए ना ही ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए। ऐसी कंपनी जो कि ना तो बैंक है, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, जिसकी बोरिंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट not having बोरिंग in excess of 10 करोड़, जिसकी बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, which not having बोरिंग at any time which is not a holding। यहां पे नोट डाल दिया, समझ गए ना, कुछ नहीं है। एंड नॉन एसएमईज क्या है, जिसपे पूरे के पूरे all 27 AS एप्लीकेबल। वो कंपनीज नॉट फॉलिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एसएमसीज आर कंसीडर एज नॉन एसएमईज। मतलब कि 5 की 5 कंडीशन पूरी होंगी तभी जाके वो स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी बन जाएगी। क्यों? उसके लिए उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये है कि आपको 27 के 27 AS अप्लाई नहीं करने, जिसकी इक्विटी या कोई सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज पे कभी लिस्ट होगी भी नहीं, जो ना तो बैंक है, ना ही वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी सेल नॉट एक्सीड 50 करोड़, जिसकी बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 करोड़ से ज्यादा लिखा है, 10 भी होगी ना, अगर सर सिर्फ 50 करोड़ है तब भी वो एसएमसी बन जाएगी, सर सिर्फ 10 करोड़ है तब भी वो एसएमसी बन जाएगी। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्पेशल पॉइंट, वही 4 पॉइंट जो ऊपर पढ़ के आए थे वही लिखा हुआ है। कहता कि इफ एन एंटिटी कीज टू बी एसएमई, एसएमई का मतलब है छोटी कंपनी है जिसपे आपको 27 इंडिया सप्लाई नहीं करने। कहता वो इस साल नहीं रही तो क्या होगा, पिछले साल की जो फिगर्स है उनको चेंज नहीं किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट वही बोलता है, अगर एसएमसी चाहे, क्योंकि एसएमसी के ऊपर क्या मिलती है, छूट मिलती है, कुछ एग्जम्पशन मिलती हैं। अब एसएमई बोलते कि मुझे सारी की सारी छूट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी छूट चाहिए, तो ये क्या बोलता है, गाइडेंस नोट क्या बोलता है कि भाई ठीक है यार, तेको जो भी छूट तेको ना चाहिए तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दे। यहां लिखा हुआ है डिस्क्लोज कर दे। एंड सेकंड बात वही कि तुमको ऐसी एग्जम्पशन चूज नहीं करनी जो बंदों को मिसलीड कर रही हो, मतलब हमको ऐसी एग्जम्पशन चूज करनी है विच नॉट बी मिसलीडिंग टू द पब्लिक। एंड कोई ऐसी पार्टी जो कि पहले थी नॉन एसएमई, ऐसी कंपनी जो नॉन एसएमई थी, मतलब उस पर 27 के 27 AS एप्लीकेबल थे, एंड अब वो एसएमई बन गई इस साल, क्या उसको एसएमई की वो कंप्लीट एग्जम्पशन मिल जाएंगी? सर मिल जाएंगी, लेकिन 2 साल के बाद ही मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी। अंटिल द एंटिटी रिमेन टू बी कवर्ड इन फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, जब तक वो 2 साल तक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो सीने से लगा लेना बेटा। ठीक है, चलो हमने वो समझ लिया अच्छे से, तो ये तो ऑटोमेटिक हो गया अपन का।
अब आते हैं मजा। अब सर हमको पता लग गया लेवल 1 क्या होती हैं, लेवल 2 क्या होती हैं, लेवल 3 क्या होती हैं, एसएमसी क्या होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज क्या होती हैं, एंड नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी क्या होती हैं। कॉर्पोरेट में कौन सा यूज होता है, कॉर्पोरेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। नॉन कॉर्पोरेट में किसका यूज होता है, अगर नॉन कॉर्पोरेट की बात करें उस पर आईसीआई वाला गाइडेंस नोट यूज होता है, जो कि बात करता है एंटिटी की, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी। जो लेवल 2 एंड लेवल 3 एंटिटीज हैं वो क्या होती है, स्मॉल एंड मिड साइज एंटिटीज, जिसपे कुछ ना कुछ छूट दी गई है। लेवल 1 पे कोई छूट नहीं दी गई, उस पर 27 के 27 एएस अप्लाई हो जाएंगे। एंड वैसे ही गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें भी जो नॉन एसएमसीज है उसमें 27 के 27 एएस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत कड़वी थी भाई, बहुत कड़वी थी ग्रीन टी। जय जगन्नाथ भगवान की जय हो। चलिए अब बात करते हैं, देखो एप्लीकेबिलिटी। सर पेन चेंज कर लो यार, अच्छा नहीं लग रहा। ओके, पिंक ले ले बेटा, गर्ल्स को पसंद है पिंक। चलो सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू कंपनीज, कंपनीज के लिए जो एप्लीकेबल है। अरे भैया जब कंपनीज की बात आती है सर, हमको पता है आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ने इशू किया है उसमें 2 ही लेवल हैं, एक एसएमईज एक नॉन एसएमईज। सर ये तो लिखने की बात ही नहीं थी यार, बताओ किस किस पे कौन सा एएस अप्लाई होता है, बात आती है अभी किस किस पे कौन सा एएस अप्लाई होता है। ऑल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर नॉन एमएससी। सर ये ना भी लिखते ना हमको तो ये ख्वाबों में याद रहता, हम सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। आपने 500 बार बोल दिया ये बात कि नॉन एसएमईज हैं तो 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किए जाएंगे। ओके बेटा बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा प्रोवाइडेड डेट, ओ भाई साहब प्रोवाइडेड कहता मान लिया, माना कि 27 एएस तो अप्लाई होते हैं, लेकिन मेरी बात भी सुन लो ना, ये वही होता है कि जैसे घर में बात चल रही है, घर में बात चल रही है, आपके फादर बोलते कि ठीक है बेटा ये काम करना है, फिर आपकी मोम बोलती है कि ठीक है सुन लो ना एक बारी ना, अब पापा ने बोल दिया लेकिन मेरी बात भी सुन लो ना, तो वैसे ये बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट, मेरी बात भी सुनो, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 पर्सन कंपनी, कहता है ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 1 पर्सन कंपनी है या कोई स्मॉल कंपनी है या कोई डोरमेंट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, एंड इफ सच अ प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब AS3 लिख लो यहाँ पे AS3। कहता वो चाहती हैं, वो चाहेंगी तो मे नॉट इंक्लूड, शेल वर्ड का यूज नहीं किया हुआ, शेल का मतलब होता है कंपल्सरी मैंडेटरी होना फॉलो करना, लेकिन लिखा है मे, उसकी इच्छा है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब AS3 अप्लाई करे या ना करे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है चलो समझ गए ना। प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 पर्सन कंपनी, जो 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इफ सच अ प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है चलो अब आता है 4 एसएमसी। बेटा ये तो होगा इसमें, ये तब एप्लीकेबल होगा जब ये नॉन एसएमई में आएंगी, मतलब ये वाला प्रोविजन तब एप्लीकेबल है, ये वाला प्रोविजन तब एप्लीकेबल है जब वो नॉन एसएमई होंगी। मतलब नॉन एसएमई का मतलब है कि उसको एसएमई नहीं बनना। एसएमई के लिए 5 कंडीशन थी कि वो कहीं भी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, ना तो वो बैंक होना चाहिए, ना वो इंश्योरेंस होनी चाहिए, ना वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था, उसकी सेल 50 करोड़ से कम होनी चाहिए, उसकी जो बोरिंग है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो एसएमई बनेगी। एंड उसके लिए आपको यहाँ पे अगर वो चीज फॉलो नहीं करता एक भी, तब वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तब एप्लीकेबल है। चलिए
अब आता है, ध्यान से पढ़ना, फॉर एसएमईज, फॉर स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी बिलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि इनके अलावा बाकी सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएंगे। मतलब इनके अलावा बाकी सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो जाएंगे। ये वाले नॉट एप्लीकेबल हैं, ये वाले नॉट एप्लीकेबल हैं, ये वाले नॉट एप्लीकेबल हैं। लिख लो, देखो ध्यान से, पानी पी के आओ, नहीं नींद आ रही है तो आंखों में पानी मारो। क्या बोलता है बेटा, पहले पार्ट है एंटायरली, मतलब पूरे के पूरे एग्जम्प्ट, मतलब पूरे के पूरे नॉट एप्लीकेबल। इच्छा है उसकी, करना चाहेगा तो लगा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कंपनी वालों को कि भैया एंटायरली का मतलब समझो, एंटायरली की फीलिंग समझो, मतलब पूरे के पूरे नॉट एप्लीकेबल, उसका कोई भी पार्ट आप अप्लाई नहीं होगा। पहला क्या है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगला क्या बोलता, ड्यू टू रेलिवेंट रेगुलेशंस, कुछ ऐसी रेगुलेशन विच रिक्वायर्स कंप्लायंस ओनली बाय सर्टेन नॉन एमएससी। कहता ये वाले एएस आप पे अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि वो नॉन एमएसपी पे अप्लाई हो ही नहीं सकते, वो एसएमईज पे अप्लाई हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ नॉन एसएमईज पे ही अप्लाई होंगे। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो, ये क्या लिखा है इसने यहाँ पे, ये क्या लिखा है कि SME is a company which is not a holding or a subsidiary of a company which is not a small medium size company। अगर यहाँ पे वो सब्सिडरी हो जाती किसी की, यहाँ पे किसी की होल्डिंग हो जाती तो वो कहाँ फॉल होती, नॉन एसएमईज पे, मतलब वो एसएमई में आ ही नहीं पाता। और एक सबसे अच्छी बात, मजे की बात क्या है कि AS21, AS23 एंड AS27 ये तब अप्लाई होते हैं जब किसी की आप होल्डिंग कंपनी हो, जब किसी की आप सब्सिडरी कंपनी हो, ये तभी एप्लीकेबल होता है। एंड एसएमईज के केस में आप किसी की भी सब्सिडरी, किसी की भी होल्डिंग कंपनी ऐसे नहीं बन सकते। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एप्लीकेबल, तभी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि वो रेलिवेंट रेगुलेशन की वजह से आप उसको वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते, उसको तो वैसे भी नॉन एसएमईज ही अप्लाई करने वाली हैं। लेकिन ये एंटायरली वाले में नहीं आता, एंटायरली वाले में सिर्फ दो ही आते हैं, AS3 एंड AS17। ये बहुत ज्यादा, अगला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको 2 बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, जाग जाओ। क्या बोलता, रिलैक्सेशन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, मतलब ये इसको लिख लो, हिंदी में लिख लो ताकि बाद में भूल ना जाओ। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में, तमिल, तेलुगु, जहां के बच्चे हो लिख लो, जो भाषा समझ आती है आपको उसमें लिख लो कि ये सारे के सारे ये वाले एएस ये सारे एंटायर एग्जाम्प्ट नहीं है, इसमें कुछ एक छोटे छोटे पार्ट से छूट दी गई है। अब सर वो कौन से पार्ट है, वो इंटर लेवल पे नहीं पढ़ने आपको। सर ये कौन से पार्ट हैं, किसमें छूट दी गई है, आपको नहीं पढ़ने, इंटर लेवल पे ऐसा नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन एएस में, ये 6 एएस है, इनमें कुछ एक छोटे मोटे जो बातें हैं वो एग्जम्प्ट है, बाकी एएस तो आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला क्या था, एंटायरली, ये क्या था, एंटायरली, ये तो पूरा एग्जाम्प्ट है, इस पे तो कुछ करना ही नहीं आपको। लेकिन यहाँ पे पढ़िए, रिलैक्सेशन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट, कुछ एक रिक्वायरमेंट से आपको छूट दी गई है, मतलब सभी रिक्वायरमेंट से छूट नहीं दी गई। रिलैक्सेशन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर एएस, मतलब इन 6 एस में एएस तो एप्लीकेबल है लेकिन इसके कुछ कुछ पार्ट एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, AS15, AS19, AS20, AS28, AS29 एंड AS25। ये वाले एएस हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल तो हैं लेकिन एंटायरली एग्जम्प्ट नहीं है, इसकी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट ही एग्जम्प्ट हैं। बस यही बात थी। एसएमईज की बात, अगर एसएमईज की बात आती है तो ये वाले एंटायरली एग्जम्प्ट हैं। AS21, 23, 27 तो अप्लाई हो ही नहीं सकते क्योंकि हम इसमें आ ही नहीं सकते, एसएमई कंपनी इसमें आ ही नहीं सकती, इसमें कुछ एक नॉन एसएमईज ही आएंगी। एंड थर्ड क्या है, ये वाले एएस
कुछ कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट है, पूरा एग्जाम्प्ट नहीं है। एंड जो नॉन एसएमईज है उनको तो 27 के 27 एएस अप्लाई हो जाएंगे। अब बात आती है सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस भी, कौन कौन से एएस किस किस पे एप्लीकेबल है। अगर नॉन कॉर्पोरेट की बात आती है तो यहां पे लिख देना इशूड बाय आईसीएआई। सर ये ना भी लिखा होता तभी हमें पता था कि नॉन कॉर्पोरेट का हमेशा आईसीएआई ही इशू करती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। अब आती है लेवल 1 की बात। लेवल 1 में तो कोई चक्कर ही नहीं है, आंख बंद करके सर पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं लेवल 1 एंटिटीज के लिए। अब लेवल 2 की बात आती है, क्या बोलता है लेवल 2 में, क्या बोलता है, फॉर लेवल 2 एंटिटीज बिलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल। लेवल 2 वालों और लेवल 2 वालों ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे एप्लीकेबल हैं बेटा। कट कॉपी पेस्ट सेम है, जो यहां पे था ना, जो ये वाला था बेटा, जो एसएमईज वालों के लिए था, जो गवर्नमेंट ने इशू किया था नॉन एप्लीकेबल, सेम कट कॉपी पेस्ट लेवल 2 वालों के रखा है। सेम कट कॉपी पेस्ट देखिए लेवल 2 वालों के लिए यहां रखा है। देखिए एंटायर जो कि पूरे के पूरे एग्जाम्प्ट है लेवल 2 वालों के लिए AS3 AS17 एंड ड्यू टू सर्टेन रेलेवेंट रेगुलेशन व्हिच रिक्वायर कंप्लायंस ओनली बाय सर्टेन लेवल 1 एंटिटीज, क्योंकि यहां तो लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 की बात चल रही है ना बेटा। लेवल 1 एंटिटीज मतलब लेवल 1 जो सिर्फ लेवल 1 में ही फॉलो हो सकते हैं, इसलिए ये वाले AS लेवल 2 पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड सेम चीज रिलैक्सेशन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ एक रिक्वायरमेंट के लिए एग्जाम्प्ट है, पूरे पूरे एग्जाम नहीं है। वैसे तो आपको ये वाले 6 एएस अप्लाई करने हैं लेकिन कंप्लीटली अप्लाई नहीं है, थोड़े से ही इसके पार्ट अप्लाई है, कुछ एक एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये दो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग एंटायरली एग्जाम्प्ट है, ये आपको अप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर एंटिटी चाहती है मुझे अप्लाई करना तो वो कर सकती है, कोई कंपल्शन नहीं है। अब सर लेवल 3 वाले में क्या फर्क है बेटा, कुछ नहीं करना, 2 AS और जोड़ दिए, 2 AS और जोड़ दिए एंटायरली के अंदर। एंटायरली कहता है लेवल 3 वालों के लिए ये AS नॉट एप्लीकेबल। कौन कौन से AS3 तो पहले पढ़ के आए हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS17 क्या आता है सेगमेंट, 2 AS और डाल दिए, बड़ा आसान कर दिया इन्होंने, बहुत ही आसान कर दिया। क्या बात है भाई, तालियां बजाओ भैया, तुमने एहसान कर दिया। लेवल 3 वाले भाई ये भी कर लेते, फिर क्यों छोड़ा, ये भी कर लेते यार। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों बनाया ये वाला क्राइटेरिया, सेम ही रखते ना यार, सी इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट सेम ही रखना चाहिए। लेकिन नहीं भैया अलग अलग है, हमको तो फालतू, अरे हमको तो फालतू पढ़ना पड़ गया ना। कोई बात नहीं बेटा, लेवल 3 वालों के लिए बेटा 2 AS एंटायरली एग्जाम्प्ट है, वो AS18 और ऐड कर दिया सिर्फ लेवल 3 वाले के लिए। एंड AS24 AS18 क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, एंड AS24 क्या है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। एंड वही बात है AS21 23 27 ये सिर्फ लेवल 1 ही फॉलो कर सकती हैं। एंड ये भी आपको इसके कुछ कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट हैं, रिलैक्सेशन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट, ये सारा एग्जाम्प्ट नहीं है लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्प्ट है। एंटायरली तो ये एग्जाम्प्ट है 4 के 4 लेवल 3 वालों के लिए। बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला, अच्छी खुशी हुई। अब आपको नोट्स यहीं से पढ़ने हैं। अब सर क्वेश्चन तो कराओ ना सर, बिना क्वेश्चन के हमको समझ नहीं आता। चलिए बेटा मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। आपको क्वेश्चन एग्जांपल यहीं से करने हैं लेकिन नोट्स मेरे पढ़ने हैं आपको प्रॉपर के प्रॉपर। एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए आप पीछे नहीं हटोगे, ठीक है ना, मुझे पता है। एग्जाम्पल, मैसेज ओमेगा एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म, भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया। मैसेज ओमेगा एंड कंपनी, क्या इससे पहले कुछ क्वेश्चन है? नहीं, यही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। एक पार्टनरशिप फर्म है, मतलब ये कंपनी तो नहीं है, ये कंपनी तो नहीं है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, ये कंपनी नहीं है, तो या तो इस पे लेवल 1 होगा या लेवल 2 होगा या लेवल 3 होगा, ओके ना। मिसेस ओमेगा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म हैड अ टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़, टर्नओवर है 1.25 करोड़ एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एंड उसके साथ साथ बोरिंग है 0.95 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। इट वांट टू अवेल द एग्जम्पशन, ये चाहती है कि मुझे एग्जम्पशन मिल जाए AS से, जो कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को अवेलेबल है। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ मिसेस ओमेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ प्रोविजन ऑफ AS एज पर द डायरेक्टिव इश्यूज बाय ICAI। अब एक बात बताओ, लेवल 1 होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ये कहीं लिस्टेड है? नहीं सर। क्या ये कोई बैंकिंग है? नहीं सर। क्या ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है? नहीं सर। क्या ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है? नहीं सर। क्या इसकी सेल 50 करोड़ से ऊपर जा रही है? नहीं सर। क्या इसकी बोरिंग
10 करोड़ से ऊपर है, नहीं सर। क्या ये किसी की होल्डिंग सब्सिडरी है, नहीं सर। तो ये लेवल 1 तो नहीं है। अब लेवल 2 की बात आती है, कहता है अगर जो कंपनी लेवल 1 ना हो वो लेवल 2 हो जाती है। अब लेवल 2 में पहली कंडीशन क्या आती है कि उसकी सेल एक्सीड करनी चाहिए 1 करोड़ से, उसकी सेल एक्सीड करनी चाहिए 1 करोड़ से और 50 से कम। अब एक बात बताओ, इसमें कंपनी की सेल एक्सीड हो गई ना 1 करोड़ से एक्सीड होगी ना। अब क्या बोलता है लेवल 2 में, अगर एक या एक से ज्यादा, मतलब अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी देखनी नहीं है, फिर आप लेवल 2 मान लेना उसको। एंड बोरिंग कितनी है 0.95। ओ हो सर, लेकिन बोरिंग में क्या बोलता था वो, अगर 1 करोड़ से ऊपर जाएगी एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, तभी जाके आप उसको लेवल 2 मान सकते हो। लेकिन सर यहाँ तो बोरिंग 0.95 करोड़ हो गई। अरे बेटा, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा है नरम, कभी नरम कभी नरम नरम, कभी नरम नरम, कभी नरम 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 नरम, ओ बेटा जी। अब इसमें बेटा जी टर्नओवर एक्सीड कर गई 1 करोड़ से, कैनी 1 कंडीशन सेटिस्फाई, यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये बन गई लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2। अब लेवल 2 के लिए बताओ कौन कौन से एएस एप्लीकेबल नहीं है। एंटायरली AS3, AS17 एंड ड्यू टू सम कंप्लायंस AS21, 23, 27। उसके बाद कुछ उसके पार्ट एग्जाम्प्ट हैं, AS15 और क्या था AS29 और क्या था सर, याद करा लो ना सर। ये देखिए बहुत आसान है बेटा। ये देखिए AS15, AS19, 20, 25, 29, 28। अब ये लेवल 2 में आ जाएगा, क्योंकि SME स्मॉल मीडियम साइज कंपनी के लिए पूरी की पूरी 500, लेकिन लेवल 1 लेवल 2 के लिए कोई भी एक। ये लिखा हुआ है, इसने बकवास मारी है, आप भी बकवास माराना वहां पे। बकवास नहीं बोलेंगे, लिखा ना प्रोविजन ना, एज द टर्नओवर इज फॉल द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ लेवल 2। लेवल 2 इवन इफ द बोरिंग कम है तब भी वो लेवल 2 में रहेगी। इन दिस केस AS3, AS17, AS21, 23, 27 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ओमेगा। रिलेक्शन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट, पता है ना, कुछ रिक्वायरमेंट, AS15, 19, 20, 25, AS28 एंड 29। चलिए बेटा, इतना लिखा हुआ, जितना बोला गया उतना ही पढ़ना आपको। बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, MCQ है, कर लेना, बहुत आसान है। सेकंड क्या है, द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एंटायरली तो एक ही है भाई, ना बन करके AS17 सेगमेंट वाला एंटायरली 2 ही है भाई। लेवल 2 के लिए एंटायरली 2 हैं, लेवल 2 के लिए 2 हैं, AS3 एंड AS17। लेवल 3 के लिए 2 और ऐड कर दिए, एक AS24 ऐड कर दिया, एक AS18 ऐड कर दिया था, ध्यान होगा ना। एंटायरली बोला, एंटायरली एक AS3 था, एक AS17 था। ओके, ये क्या बोलता है, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एक्सीड 50 करोड़। भाई 50 करोड़ से एक्सीड कर गया तो ऑब्वियस सी बात है लेवल 1 एंटिटीज कहलाई जाएंगी। ये लेवल 1 एंटिटीज कहलाई जाएंगी, लेवल 1 एंटिटीज कहलाई जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सर फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा दो ना, मैं नहीं कराता, खुद करना है। क्या बोलता है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कहता नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है, विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटी, जो लेवल 1 एंटिटी नहीं है, हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सीड डैश बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। भाई साहब, अगर आपको लेवल 2 में आना है तो आपको बताया है टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करनी चाहिए बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, तो इसका आंसर सी होगा। ले देख सो, चेक कराओ ना, हमें विश्वास नहीं होता आपकी बातों का ना, आप झूठ बोल जाते हो कभी कभी। अरे भाई देख लो बेटा, आंसर सी। चलिए बेटा, व्हाट आर द इशू, ये पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड फॉर रेटिंग अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज लेवल 1 एंटिटी एंड लेवल 2, बता दिया आपको, वही क्राइटेरिया ना, नॉन लिस्टिंग है जो भी, आंसर पढ़ लेना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 बहुत आसान है, चलो समझा देते हैं। कहता है XYZ लिमिटेड मतलब कंपनी, जिसके पीछे लिमिटेड मिल गया मतलब कंपनी। हम गवर्नमेंट की बात पे सीधा हम गवर्नमेंट वाले पे आ जाएंगे। कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 35 लाख, 35 लाख की है,
टर्नओवर एंड बोरिंग है 10 लाख रुपए की ड्यूरिंग एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, वांट टू अवेल एग्जम्पशन अवेलेबल इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू कंपनीज एडवाइज द ऑन द एग्जम्पशन दैट आर एप्लीकेबल एज पर कंपनीज एक्ट 2006 इफ XYZ इज अ पार्टनरशिप फर्म इज देयर एनी अदर एग्जम्पशन एडिशनली अवेलेबल। पहले तो बोलता भाई एक बात बताओ, ये भी SMC है या नॉन SME है? सर ये SMC है, बिल्कुल SMC है, क्योंकि ना तो ये कहीं लिस्टेड है, ना ही ये कोई बैंक है, ना ही ये कोई बैंक है, ना ही ये कोई इंस्टीट्यूशन है, ना ही ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ना ही इसकी सेल 50 करोड़ से ज्यादा है, ना ही इसकी बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा की गई है। चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो रखी है प्रॉपर की प्रॉपर। तो क्या बात बताओ एग्जाम्पशन कौन कौन सी अवेलेबल है? बात बताओ SMC कंपनी कौन कौन सी अवेलेबल है? एक तो एग्जाम्पशन है एंटायरली अवेलेबल है AS3 की एंड AS17 की, एक जो कि रेगुलेटर बोलता है इस पे अप्लाई नहीं हो सकती AS21, AS23, AS27 एंड ऐसे जो कि कुछ जिसके एग्जम्प्टेड डिस्क्लोजर AS15 के, AS28 के, AS29 के AS जो भी हैं वो एप्लीकेबल आपको याद हो जाएंगे। अगर कहता है ये पार्टनरशिप फर्म होती, बेटा एक बात बताओ, अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती, अभी तो कंपनी की बात कर रहे थे, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की बात होती है मतलब अभी ICI वाले में पहुंच गया, क्योंकि कंपनी वाला सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अभी आ गई नॉन कॉर्पोरेट। अगर XYZ एक पार्टनरशिप फर्म होती है मतलब ये एक नॉन कॉर्पोरेट की बात कर रहा है, लेवल 1 की बात कर रहा है। अब ये लेवल 1 में तो आएंगे नहीं, अब ना ही लेवल 2 में आएंगे, लेवल 3 में आ जाएंगे। लेवल 3 में अगर एक, क्यों सर? क्योंकि सेल 1 करोड़ से कम है, बोरिंग भी 1 करोड़ से कम है, तो ये लेवल 3 में आ जाएंगे, जो कि ना लेवल 1 में, लेवल 2 में। लेवल 3 में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना। हमने क्या पढ़ा था लेवल 3 में? दो AS एंटायरली ज्यादा एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, एक तो AS18 था और AS24 था, वो ज्यादा एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, बाकी पूरा का पूरा यही है। ठीक है, आंसर देख लेना, देखते हैं क्या आंसर है। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये देखो। ठीक है, देखो एक AS आ गया ना लेवल 3, एक AS21, एक 24 आ गया। देखो ये वाला 24 एप्लीकेबल नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन 2। एक कंपनी वाज क्लासिफाइड एज नॉन SMEs। एक कंपनी नॉन SME बन गई, मतलब जिसपे 27 के 27 AS एप्लीकेबल थे इन 2001-2। अगले साल 2003 के अंदर इट हैज बीन क्लासिफाइड एज SMC। ओ भाई साहब, अगले साल वो SMC पे आ गई। क्या बात है, मतलब नॉन SMEs पे SMEs पे आ गई। द मैनेजमेंट डिजायर टू अवेल द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर SMEs इन 2002-3। However, the accountant of the company does not agree with the same। कंपनी चाहती है कि जो SMEs को छूट मिलनी चाहिए हम ले लेते हैं, लेकिन अकाउंटेंट बोलता नहीं भैया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक्ट पढ़ के आया हूं, आप नहीं ले सकते। तो बताओ बेटा, आपसे सवाल पूछा, आप कंसल्टेंट हो, क्या ले सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, कार्तिक सर ने हमको समझाया है कि अगर कोई कंपनी पहले नॉन SMEs थी, वो SME बन गई, तो जब तक वो लगातार 2 साल तक SME नहीं बन सकती, आप उसकी कोई भी एग्जम्पशन नहीं ले सकते। ना तो वो 2002-3 में छूट ले सकता है, ना ही वो 3-4 में ले सकता है। हाँ, वो ले सकता है 4-5 में, अगर ये कंटिन्यू 2 साल तक वो SME बन के रहे। वही सेम एप्लीकेबल होता है लेवल 1 के ऊपर। अगर वो लेवल 1 से लेवल 2 में जा रही है तो लेवल 2 की जो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी कंटिन्यू 2 साल तक, जब तक वो कंटिन्यू 2 साल तक लेवल 2 में रहती है। वैसे ही कोई बंदा लेवल 2 से लेवल 3 में जा रहा है, क्या उसको लेवल 3 की छूट मिलेगी? 2 साल तक तो नहीं मिलेगी, उसके बाद मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था। 5 नंबर का चैप्टर एग्जाम में पूछ सकता है। अभी सर अगर नहीं पूछा तो नहीं पूछा ना, हमारा तो फर्ज है ना हर चीज को अच्छे से करना, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ होगा। तो हमारे 3rd चैप्टर का फर्स्ट जो यूनिट था एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कंप्लीट हो चुका है बड़े आराम से, बड़े शानदार शब्द से। तो भैया क्लासेस मैं आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके लिए ही हम बात करने जा रहे हैं। तो अगले लेक्चर से पहले मैं समझाने जा रहा हूं। अब हम करने वाले हैं AS। अब हम आएंगे AS के ऊपर।
अब हम आएंगे एएस के ऊपर। हमने अब एएस के बारे में क्या ही पढ़ा है, हमने अभी एएस के बारे में सिर्फ रीड ही किया, हमने एएस के बारे में सिर्फ रीड ही किया कि एएस होते क्या है क्या मतलब कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, एएस क्यों आए। अब हम एक्चुअली में एएस पढ़ेंगे, अब हम एक्चुअली के अंदर एएस पढ़ेंगे। तो भैया एएस पढ़ने, हम एएस पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा अभी जो हमने अभी तक कंप्लीट किया ना उसको जरूर पढ़ के आना, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। अब हम एएस पे आ रखे हैं प्रॉपर के प्रॉपर, तो हम सबसे पहला एएस पढ़ेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आज नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर जब भी आएगा अपन का तब हम एएस अच्छे से पढ़ाई करेंगे एएस के बारे में। अब हमारी असली लाइफ स्टार्ट होने वाली है, अकाउंट्स की दुनिया अब आ चुकी है, अब आपको उसके अंदर छाल लगानी, डुबकी लगानी है। हमारा फर्स्ट एएस है AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हमारा फर्स्ट एएस है जिसका नाम है AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमको ऐसे ऐसे एएस पढ़ने हैं। एएस का मतलब अब आपको ये कंप्लाई करने पड़ेंगे, एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वक्त इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड आपको भी अपने एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एएस के क्वेश्चन जरूर पूछता है। पहला कंपलसरी क्वेश्चन 20 नंबर का, और 6th क्वेश्चन के अंदर भी 1-2 सवाल एएस के जरूर पूछता है। तो ये आपकी लाइफलाइन होने वाले हैं, तो उसको आपको नहीं खोना। तो हम एएस पढ़ना स्टार्ट होगा हमारे अगले लेक्चर के अंदर, हम एएस पे बात करेंगे, प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त सीए कार्तिक, एंड खुश रहें, हैप्पी रहें, बाय, टेक केयर, जय हिंद।